नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। लोकसभा चुनाव पूरे परवान पर चल चुका है। 5 चरण पूरे हो चुके हैं और देश के अंदर नई परिस्थितियां बन रही हैं। समझा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बड़ी लीड लेकर के आगे बढ़ रहा है। इस मसले पर देश के राजनीतिक परिदृश्य की परिचर्चा करने के लिए डीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। तो आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। आभार। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। तो आइए सुनते हैं ये परिचर्चा। आभार। दोस्तों, 4 जून को मोदी जी को टाटा बाय बाय बोलने का इंतजाम इंडिया गठबंधन ने कर ही दिया है और उससे पहले 1 जून को इंडिया गठबंधन बड़ा धमाका करने जा रहा है। जी हां, विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की एक बड़ी बैठक 1 जून को दिल्ली में होने जा रही है। यह खबर कोई नई खबर नहीं दे रहा हूं। इस खबर को हम लोगों ने आप तक कल ही पहुंचा दिया था, लेकिन इस खबर में नया क्या कुछ है वो हम इस चर्चा के दौरान आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए 1 जून को विपक्ष करने वाला है बड़ा धमाका। ये आप तक हम क्या क्या धमाका होने जा रहा है ये हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस बैठक में माना जा रहा है कि इंडिया अपनी सरकार बनाने की तैयारी करेगा ताकि बीजेपी कोई खेल इस बार न कर सके। इस बार बीजेपी को भी हार का एहसास हो ही रहा है। खबर आई है कि मोदी आखिरी चरण का प्रचार समाप्त होने के बाद कन्याकुमारी, जी हां कन्याकुमारी, सीधे दक्षिण चले जाइए, तमिलनाडु से नीचे कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल में ध्यान लगाने के लिए जाएंगे। वही कन्याकुमारी जहां से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और वही विवेकानंद आश्रम, विवेकानंद मेमोरियल, जहां पर कह रहे थे, खासकर स्मृति ईरानी ने कहा था कि राहुल गांधी वहां मत्था टेकने नहीं गए, लेकिन तुरंत ही वीडियो आ गया कि राहुल गांधी सबसे पहले वहीं पहुंचे थे। चलिए, अब ध्यान लगाने के लिए नरेंद्र मोदी, ऐसी खबर आ रही है कि वहीं जा रहे हैं। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी कहीं और भी गए थे, खैर, लेकिन अभी हम बात कन्याकुमारी विवेकानंद आश्रम की करें तो इसी जगह पे स्वामी विवेकानंद ने भी ध्यान लगाया था। और हालांकि स्वामी विवेकानंद का ध्यान अध्यात्म से प्रेरित था, अध्यात्म उससे प्रेरित था, और मोदी जी का ध्यान सत्ता पाने की भावना से प्रेरित हो सकता है या फिर हार के डर को कम करने के लिए भी हो सकता है। आपको याद दिला दूं कि 2019 में भी मोदी आखिरी फेज की वोटिंग से पहले केदारनाथ गए थे। वहां पर केदारनाथ में बनी हुई रुद्र गुफा में नरेंद्र मोदी ने 17 घंटे ध्यान लगाया था। चश्मा पहनकर गुफा में ध्यान लगाने की तस्वीरें आपको शायद याद होंगी दोस्तों। और उसके अलावा इस बार नरेंद्र मोदी की कौन सी तस्वीरें सामने आएंगी और क्या मीडिया की मौजूदगी में ध्यान लगाने की नई कला नरेंद्र मोदी ने विकसित की है, यह भी देखना दिलचस्प है। प्रचार, ये जो चश्मा पहन करके नरेंद्र मोदी, ये 18 मई 2019 की बात है, 17 नहीं, 18 मई 2019 की बात है। नरेंद्र मोदी चश्मा लगाकर रुद्र गुफा में ध्यान लगा रहे हैं। 17 घंटे तक इन्होंने ध्यान लगाया था। खैर, प्रचार खत्म होने के बाद मोदी का ध्यान लगाने का पैंतरा एक तरह से प्रचार को जारी रखना ही है, ये कह सकते हैं, क्योंकि टीवी वाले फिर से दिन भर मोदी को ध्यान करते हुए दिखाएंगे। और इस तरह चुनाव आयोग को तो झांसा दिया जा सकता है, लेकिन क्या इस बार जनता ऐसे झांसे में आने वाली है, यह भी देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। खैर, मोदी को तो इंडिया गठबंधन ने टाटा बाय बाय बोलने की तैयारी कर ली है। आइए जरा राहुल गांधी से ही शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी ने आज वाराणसी में कहा है, क्या कुछ कहा है, जरा उनकी जुबानी सुन लीजिए, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनिए राहुल गांधी, टाटा बाय बाय तक। ये जो दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, जो हाथ का निशान है और जो साइकिल का चिन्ह है, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं। साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है। जीत निश्चित है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा।
तो गुड बाय नरेंद्र मोदी, गुड बाय बीजेपी, टाटा, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने आज अपने अंदाज में फिर से मोदी के परमात्मा वाले बयान पर उनकी खिंचाई फिर से की है, जरा वो भी सुन लीजिए। परमात्मा, आपको याद है ना, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मां बाप ने मुझे पैदा नहीं किया, मुझे तो परमात्मा ने सीधा भेजा है भारत की सेवा करने के लिए। किसकी गोद में गिरे वो और कहां गिरे, चोट लगी कि नहीं लगी, ये तो बाद की बात है, लेकिन चाय बेचते हुए अपने आप को कहते हैं। लेकिन उसी परमात्मा वाले बयान पर आज राहुल गांधी ने खूब खिंचाई की है, जरा सुन लीजिए। भाई और बहनों, आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे आजकल, वो चमचे वाले जिसमें चार पांच चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हो, देखे आपने? अखिलेश जी से इंटरव्यू करते हैं तो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? मोदी जी आप आम छील के खाते हो या काट के खाते हो? मोदी जी आम खाने से पहले आप उसको धोते हो? और मोदी जी जवाब देते हैं, ओ चमचों, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है, सब कुछ अपने आप होता है। नरेंद्र मोदी को धरती पे परमात्मा ने भेजा है, बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, माता पिता से पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ऊपर से टपक के आए हैं, उनको परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा है परमात्मा का काम करने के लिए। मजे की बात यह है कि परमात्मा ने उनको अदानी जी की मदद करने के लिए भेजा है, अंबानी जी की मदद करने के लिए भेजा है, मगर परमात्मा ने उन्हें किसान को मदद करने के लिए नहीं भेजा, मजदूर को मदद करने के लिए नहीं भेजा, जाति जनगणना करवाने के लिए नहीं भेजा। अजीब सी बात है भाई और बहनों, अगर सचमुच में परमात्मा ने भेजा होता तो परमात्मा कहते कि हिंदुस्तान के सबसे कमजोर लोगों की मदद करो, किसानों की मदद करो, मजदूरों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। नरेंद्र मोदी जी के परमात्मा ने उन्हें कहा, नरेंद्र मोदी जी अदानी की मदद करो, हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट अदानी को दे दो, हिंदुस्तान के पावर प्लांट्स को अदानी को दे दो, रेलवे अदानी को दे दो। 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करो अदानी अंबानी का। ये कैसे परमात्मा है? ये नरेंद्र मोदी जी वाले परमात्मा है। तो सुन रहे थे आप, यहां नरेंद्र मोदी वाले ये परमात्मा है। राहुल गांधी ने सही सवाल उठाया है कि अगर परमात्मा ने भेजा है तो गरीब, किसान, मजदूर, इनकी मदद क्यों नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी? मोदी को अपने ध्यान में इन सवालों पर भी गौर करना चाहिए दोस्तों। जब वो ध्यान लगाने के लिए जा रहे हैं तो इन सवालों पर भी ध्यान देना चाहिए, उनको गौर फरमाना चाहिए, और साथ ही अपनी भाषा और विचारों के बारे में भी सोचना चाहिए कि इस चुनाव के दौरान उनकी भाषा कितनी गिर गई है। पिछली बार नरेंद्र मोदी ने झारखंड में, आप याद कीजिए, कपड़ों से पहचानने वाली बात कही थी, याद है ना आपको, कि हम वो हैं जो कपड़ों से पहचान लेते हैं। याद है? अगर याद नहीं है तो याद कीजिएगा, कभी उस बाइट को भी सुना देंगे हम। लेकिन इस बार उसी झारखंड में नरेंद्र मोदी ने छुट्टियों में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये 3 अलग अलग संप्रदाय, हिंदू, मुसलमान, ईसाई का भेद लोगों को बता दिया। अब देखिए, जो कह रहे हैं कि हम हिंदू और मुसलमान कभी नहीं किए, अगर ऐसा अगर करेंगे तो पॉलिटिक्स में रहने लायक नहीं, लेकिन वही आज ईसाई तक पहुंच गए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंचकर, उनकी जुबानी। अब देखिए, हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब यहां
अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये क्या चल रहा है भाई? तो सुन रहे थे दोस्तों, मोदी जी अगर पहली बार ऐसा बयान देते तो आश्चर्य होता, लेकिन अब देश भी इनकी सोच समझ चुका है और साथ ही देख रहा है कि मोदी काम की एक भी बात नहीं करते हैं और इंडिया गठबंधन काम की ही बात करता है और काम के अलावा कुछ और नहीं करता। इसीलिए 6 चरणों में इंडिया को जीत की तरफ बढ़ता हुआ माना जा रहा है और इसीलिए अब इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने की पूरी तैयारी करने के लिए 1 जून को बड़ी बैठक बुलाई है। आज जब पटना में तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने पूछा कि 1 जून को आप मीटिंग में जाएंगे, तब उन्होंने कहा कि 1 जून को तो जाऊंगा ही, लेकिन 4 जून को चाचा इधर आएंगे। जरा सुनिए तेजस्वी यादव को। हाँ, बैठक होगी तो उसमें जो है हम लोग जाएंगे, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना 4 जून के बाद, हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। के साथ आएंगे क्या? अब आप जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिएगा। चलिए, तो 1 तारीख को कौन सा धमाका करेगा इंडिया, आज इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले उधर लालू प्रसाद, तो लालू जी 4 जून को क्या होगा, सरकार हम लोगों का बनेगा कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव, यानी सरकार इंडिया की बनने जा रही है। और उससे पहले 1 तारीख को क्या होने जा रहा है, कौन सा धमाका? बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा करेगा इंडिया गठबंधन। आइए इसी की चर्चा करते हैं और हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं 6 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समीर आत्मज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय कुमार सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। सीधा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, आप ही के पास 1 जून को बड़ा धमाका क्या होने वाला है, जरा आप ही बताइए। दिल्ली में रह रहे हैं और तापमान दिल्ली में भी 48 डिग्री आसपास है। कल भी कुछ दिल्ली के कुछ एरिया में तापमान जो है लगभग 49 डिग्री तक पहुंच चुका था और कहा यह जा रहा है कि जो नेचुरल तापमान है उसमें सियासी तापमान का की मिलावट के कारण यह इजाफा हो गया है। क्या ऐसा है? और ये जो सियासी तापमान है वो 1 जून के लिए क्या कुछ धमाका करने जा रहा है? क्योंकि गर्मी जब बढ़ती है तो धमाका होता ही है ना प्रशांत जी। बहुत लोगों को बहुत पानी पीना पड़ेगा राजीव जी। पानी पीने वाला विजुअल हम लोगों ने देखा है जी। देखिए 1 जून को बहुत कुछ होने जा रहा है। मैं दोनों खेमों की बात करता हूं। पहले मैं मोदी जी के खेमे की बात करता हूं कि वो 1 जून को क्या करने जा रहे हैं। मीडिया को एक रेंज दे दी गई है 310 से 340 के बीच में, और ये वही संख्या चलाएंगे जिस संख्या के आसपास प्रशांत किशोर अपनी बात कर रहे हैं। ये पहले से दी जा चुकी है, माहौल बनाने के लिए ये किया जाएगा और ये मीडिया के सहारे माहौल इसलिए बनाया जाएगा ताकि अगर कोई हेर फेर करनी हो काउंटिंग में तो ब्यूरोक्रेसी को एक संदेश हो कि हम तो जीत रहे हैं और जनता का विद्रोह, जनता का विरोध ना हो कि अगर वो कोई हेर फेर करके मैंडेट को बदलने की कोशिश की जाएगी। तो एक तो ये तैयारी है जो कि पूरी तरीके से मीडिया को दे दिया गया है और वो उसी के भरोसे हैं। दूसरी तैयारी जो इंडिया गठबंधन या दूसरी तरफ है बहुत व्यापक है राजीव जी। नहीं, एक मिनट, पहली तैयारी जरा ये इस पे गौर फरमाना चाहूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट तैयारी आप बता रहे हैं कि एग्जिट पोल में ये बताया जाए कि 300 से 340 तक सीटें आ रही हैं, इनकी 350 तक सीटें आ रही हैं, ताकि जो सरकारी पक्ष यानी नौकरशाह हैं वो माइंड सेट कर ले कि नहीं इनकी सरकार आ रही है, चलो इनकी मदद करो। आप यही कहना चाह रहे हैं, यही होने जा रहा है, इस ढंग की एक तैयारी है?
बिल्कुल यही तैयारी है और मीडिया को वो नंबर दे दिए गए हैं। अलग अलग मीडिया अलग अलग फिगर चलाएगा, लेकिन इसी रेंज में चलाएगा। ये पहले से तैयारी की जा चुकी है। ये भी एक कैंपेन है जो कि 1 तारीख को देखने को मिलेगा। मोदी साहब या बीजेपी ये जानती है कि असली में हुआ क्या है, और हम लोगों को भी राजीव जी बहुत फीडबैक है। मैं दूसरे कैंप की क्या तैयारी उस पर आऊं, उसके पहले 1-2 बात और करता हूं जी। दूसरे कैंप की तैयारी के पहले जो फीडबैक है तमाम जगहों से, महाराष्ट्र से, दक्षिण से, कर्नाटक से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, तमाम जगह से जो फीडबैक है, देखिए ये इलेक्शन जो है 2024 का पिछले सब इलेक्शन से बहुत अलग है। और इस इलेक्शन में सिविल सोसाइटी ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके बहुत व्यापक तैयारी की हुई थी। अशोका यूनिवर्सिटी के सब्यसाची दास की रिसर्च आपको याद होगी राजीव जी। उस रिसर्च से अपोजिशन पार्टी पूरी तरीके से वाकिफ थी, उसकी तैयारी की गई है। और जो फीडबैक मुझे है, इंडिया गठबंधन ने अपने पक्ष में पोलिंग बूथ तक बहुत अच्छा मोबिलाइजेशन किया है। मैं संख्या नहीं बता पाऊंगा योगेंद्र यादव जी की तरह, लेकिन इंडिया गठबंधन को बहुत अच्छी खासी आय है। इसमें बहुत आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे, उत्तर प्रदेश से भी आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। तो इंडिया गठबंधन ने अपना वोट डलवा दिया है, और समाज की जो राय हमको मीडिया के और सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती है वो तो मिल ही रही है कि युवाओं में, महिलाओं में जबरदस्त गुस्सा है, किसानों में जबरदस्त गुस्सा है। बेरोजगारी, संविधान, आरक्षण बड़े मुद्दे के तौर पर नीचे जमीन तक गया है। ये तो फीडबैक है जो आ रहा है। अब दूसरी की तैयारी क्या है? देखिए, पूरी तैयारी इस बात की है कि जनता का जो मैंडेट है, उस जनता के मैंडेट को चोरी ना किया जा सके, इस बात की पूरी तैयारी है। और उसका जो नाम भी है, विल ऑफ वोटर मस्ट प्रिवेल। ये कैंपेन यानी वोटर की इच्छा ही जो है वो मानी जाए, इस बात का कैंपेन ऑलरेडी चालू हो चुका है जी। वो बूथ लेवल तक है, वो रिटर्निंग ऑफिसर तक है, वो काउंटिंग सेंटर्स तक है, वो दिल्ली तक है। और पूरी तैयारी है, यानी एक ट्रांजिशन वॉच कमीशन भी बन रहा है जो दिल्ली में बैठेगा, और इसमें बड़े प्रबुद्ध लोग होंगे, रिटायर्ड जजेस होंगे, सिविल सर्वेंट्स होंगे। ये सत्ता हस्तांतरण नियमों से, संविधान के मुताबिक हो, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो, उसमें मैंडेट का कोई जो है वो मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, यदि उसको अलग ढंग से ना देखा जाए, जनता की राय जो है वो सही तरीके से रिफ्लेक्ट हो, ये कमीशन इस बात की देखरेख करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी जा रही है कि वेकेशन चल रहा है, वेकेशन जज के अलावा भी कुछ जजेस और बढ़ाए जाएं, ताकि कोई लिटिगेशन, कोई सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो बेंच उपलब्ध हो। सारे इंपॉर्टेंट अधिकारी, चाहे वो रिटर्निंग ऑफिसर से लेके ऊपर तक, सबका डेटाबेस बन चुका है, फोन नंबर समेत, और उन पर निगाहें रखी जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं 4 जून को निगाह रखेंगे कि रिजल्ट कैसा जा रहा है, क्या मैंडेट के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है, जनता के जनादेश के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है। लीगल टीम्स बन रही हैं, और अगर जनता के साथ मैंडेट में छेड़छाड़ किया गया तो राष्ट्रीय स्तर के सत्याग्रह की भी योजना बन रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर किसान, छात्र, मजदूर पूरे देश में जो है वो अपने गुस्से को सड़कों पर लाएं, इजहार करें, और अपने जो वोट है, मतदान, उसकी रक्षा करें। ये पूरी तैयारी हो रही है। और इसके साथ साथ एक और तैयारी चल रही राजीव जी, जो इंडिया गठबंधन और एनडीए की जो कुछ पार्टियां जो नहीं हैं, जो दोनों खेमों में नहीं है, उनके नेताओं से भी संपर्क साधा जा रहा है।
तो ये सब तैयारियां दिल्ली में चल रही हैं, स्टेट कैपिटल्स में चल रही हैं। बड़े नेता यहाँ मौजूद रहेंगे, तमाम बड़े बड़े वकील, रिटायर्ड जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, वो सब इस प्रक्रिया में शामिल होंगे कि मैंडेट के साथ छेड़छाड़ ना हो। तो दोनों कैंप में तैयारी ये है। एक दोनों कैंप की तैयारी राजीव जी मैंने आपको बता दी जी। दोनों कैंप, एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए यानी बीजेपी कह लें तो, क्योंकि एनडीए तो कुछ है ही नहीं, बीजेपी मेनली है उसमें। और बीजेपी की तैयारियों में एक फिगर दे दिया गया है ऑलरेडी कि 1 जून की शाम को 5 बजे के बाद से 6 बजे चुनाव खत्म होगा। और जब आप वो एग्जिट पोल लेकर आएंगे तो एग्जिट पोल में क्या आंकड़े दिखाने हैं, ये जो ओरिजिनल आंकड़े नहीं होंगे। और इसलिए क्योंकि मेंटेलिटी उस ढंग से बनाई जाए ताकि 3 दिनों तक जो हेरफेर करना हो और देश की जनता की मानसिकता को जैसे उस एग्जिट पोल के जरिए चेंज करना हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये सब आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। ये सब करने की तैयारियां एक तरफ से सत्तारूढ़ दल की तरफ से, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन क्या तैयारियां कर रहा है उसकी बानगी यहां रख रहे थे प्रशांत टंडन जी। इस पे और विस्तार से जब सेकंड राउंड उनके पास आएंगे तो हम समझेंगे। तो जो धमाका है वो धमाका किस दिशा में है, ये सियासी धमाका, और उसमें 1 जून को क्या कुछ दिल्ली में होने जा रहा है। तमाम दलों के नेता यहां पहुंच रहे हैं। 2 नेता उसमें नहीं रहेंगे मीटिंग में। एक उद्धव ठाकरे नहीं रहेंगे क्योंकि वो विदेश में हैं, और दूसरे ममता बनर्जी ने आने से अभी इनकार किया है, इसलिए क्योंकि उस दिन वहां चुनाव है और कोलकाता में उनको भी वहां वोट देना है। साथ साथ सबसे बड़ी बात कि ममता बनर्जी भी उनकी पूरी ताकत उन्होंने लगा रखी है, तो वो चाह रही हैं कि अपनी ताकत वहां लगाकर उस दिन का चुनाव शांतिपूर्ण निपटाया जाए। तो ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे ये 2 नहीं रहेंगे, बाकी तमाम नेता उस दिन मौजूद रहेंगे। दिल्ली में एक घमासान है और इंडिया गठबंधन की बैठक, उस बैठक में, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी जा रही है। उसके अलावा कई सारे चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हों, जैसा बता रहे थे अभी प्रशांत टंडन जी, ये सब आप सुन चुके हैं, कुछ चीजों को सिर्फ रिपीट कर रहा हूं मैं। और सिविल सोसाइटी के लोग हों, चाहे कुछ पॉलिटिकल खेमे से लोग हों, और कुछ जो शिक्षा जगत के लोग हों, ऐसे तमाम लोग, अलग अलग किसानों के नेता हों, ये तमाम लोग जो हैं वो सबकी निगाहें और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से 1 के बाद 4 तारीख तक, जिस दिन रिजल्ट आना है उस दिन, और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद अगर उनके पक्ष में रिजल्ट आता है तो उसके बाद भी गड़बड़ी ना हो, इन सब पर निगाहें टिकी हुई हैं और उसको मजबूत करने की यहां कोशिश चल रही है। लेकिन धरातल पर क्या चल रहा है, हमारे साथी समीर आत्मज मिश्र साहब घूम के आए हैं, अभी लंबी यात्रा कर ही रहे हैं, एक पड़ाव पे हैं, और उस पड़ाव से पहले इन्होंने जो पूरी यात्रा और खासकर जो उत्तर प्रदेश की यात्रा है, इन्होंने बिल्कुल नाप डाला है। इनसे समझना जरूरी है कि पश्चिम से लेकर पूरब तक क्या कुछ चल रहा है, और क्या ये जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं वो एक बड़ा सेटबैक देने जा रही हैं। ये सीटें खासकर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत परेशानी का सबब बनने जा रही हैं, और क्या यहीं से जो एक जीत की खुशबू इंडिया गठबंधन को आ रही है, क्या यहीं से आ रही है? समझते हैं समीर आत्मज मिश्र जी से कि क्या कुछ ये देख रहे हैं धरातल पे। समीर जी। राजीव जी, पश्चिम से पूरब की तरफ, खास तौर से चूंकि पश्चिम पे हम लोग काफी चर्चा कर रहे हैं, अभी उस पर हम आते भी हैं। इधर पिछले 7-8 दिनों से मैं लगातार मध्य यूपी और पूर्वांचल की ओर रहा हूं। पूर्वांचल में विशेष तौर पर मैंने देखा है कि एक पूरा का पूरा जो माहौल है, और जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो नहीं पाई, या मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में तो वैसे भी इस तरह की चीजों की चर्चा नहीं होती है, लेकिन हम लोग भी उस चर्चा को इतने गहराई से नहीं देख पाए, पर वो चीज मुझे पूर्वांचल में इतने गहराई से दिख रही है जो कि बहुत हैरान करने वाली है। वो ये है कि विपक्ष की तरफ से जो एक बात की गई कि संविधान, भारतीय जनता पार्टी क्यों 400 पार का नारा दे रही है, और फिर खुद क्यों 400 पार के नारे से वो थोड़ा सा दूर चली गई, उसके पीछे जो ये कारण बताया गया, या जो लोगों में आशंकाएं थी कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, और आशंकाएं इसलिए नहीं थी कि कुछ लोगों ने कह दिया, आशंकाएं इसलिए थी कि बीजेपी के ही बड़े नेताओं ने, जिम्मेदार नेताओं ने इस तरह की बात ओपनली कही थी। तो उसको लेकर के जो एक निम्न तबका है, निम्न वर्ग का, सामाजिक रूप से जो निम्न, जिसको हम लोग पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग कहते हैं, विशेष तौर पर दलित समुदाय में
इस चीज को लेकर के एक बहुत बड़ी आशंका उत्पन्न हुई है और वो उसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं अपना वोट देने के लिए। वो है कि संविधान को बदलने वाली, आरक्षण खत्म करने वाली, और दूसरी चीज ये है कि जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से अपने भाषणों में उसको मुख्य रूप से अपना एजेंडा बना लिया, उसकी पड़ताल जब शुरू हुई तो पता चला कि ये जो भाषण में प्रधानमंत्री जी जो डरा रहे हैं वो चीजें तो है नहीं, लेकिन वास्तव में जो उस मैनिफेस्टो में है उन चीजों ने लोगों को बड़ा प्रभावित किया है। हम लोगों को नहीं लग रहा था, खासतौर से उत्तर प्रदेश में और पहले दूसरे चरण में, सही बताऊं तो ये उतना दिखाई भी नहीं पड़ा कि लोगों के अंदर तक ये गया हो कि ये जो योजनाएं हैं, महालक्ष्मी योजना हो, चाहे वो छात्रों के लिए योजना हो, नौकरियों की योजना हो, ये किस तरह से लोगों को प्रभावित कर चुकी है। और ये इसमें वो तबका भी आता है जो 2014 के बाद से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में वोट देता रहा है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। इस बार इन मुद्दों पर वो पूरी तरह से बीजेपी से नाराज है, मुखर है और बीजेपी का विरोध कर रहा है। जिन चरणों में चुनाव हो चुके हैं वहां उसने बीजेपी के विरोध में वोट दिया है। आपने एक बात कही कि इसको लेकर के क्या बीजेपी के खेमे में किस तरह से हैरानी है? बिल्कुल हैरानी नहीं है, उनको भी इन सारी चीजों के बारे में पता है। स्थानीय स्तर पर जब हम लोग बात कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं से, तो ये बातें वो खुद भी बता रहे हैं, इस चीज को वो स्वीकार कर रहे हैं। जब उनको ये पता लग रहा है कि ये मेन स्ट्रीम में हम किसी से चर्चा नहीं करेंगे उनके नाम की। एक उदाहरण दूं आपको मैं, उत्तर गोरखपुर के पास एक बांसगांव सुरक्षित एक सीट है लोकसभा की जी। वहां पर मुझे भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी मिले और वो कुछ निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी पहले रह चुके थे, इस समय तो नहीं है। उन्होंने दिन में सुबह हमें कई सारे लोगों के साथ वो बैठे थे, तो उस समय तो उन्होंने सारे भारतीय जनता पार्टी को पूरे पूर्वांचल में कई सारी सीटें दे दी और सारी बातें हुई। शाम को एक बार लौटते समय अचानक से उनसे फिर से मुलाकात हुई। उस समय वो और एक उनके मित्र बैठे हुए थे। जब हमने उनसे बातें की तो उन्होंने कहा कि इधर की आपको जो दूसरे पार्टी के लोगों ने जो चीजें बताई थी वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य है और मेरी भी यही राय है कि यहाँ पर बीजेपी के साथ क्या होने जा रहा है। तो इस चीज को वो लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे ही हैरान करने वाली उनके लिए भी स्थिति नहीं है। हैरान करने वाली स्थिति उनके लिए है जो पहले से ही मान करके चल रहे हैं कि अगर मोदी जी ने टारगेट फिक्स कर दिया है कि वो 400 पार कर जाएंगे, तो इसका मतलब वो कर ही जाएंगे। और क्यों कर जाएंगे? जो जिस तरह की आशंकाएं, चर्चाएं होती हैं, उसको लेकर के ही वो लोग ये मानते हैं कि हाँ, वो सारी मशीनरी जो है वो 400 पार तक पहुंचाने में मदद कर देगी। ये मैं बिल्कुल ग्रासरूट लेवल के लोगों की बात कर रहा हूं। हमारे तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये बिल्कुल पूरी तरीके से एहसास है कि जमीन पर जो वोटिंग जिस तरह से हो रही है, वोट लोग डाल रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज जितना कम हुआ है, जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में वो कहां पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर अभी तक ये बिल्कुल स्पष्ट है। मैं सीटें कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी ना तो मेरा काम है, ना मैं उस तरह से मैंने आकलन किया है, लेकिन वोट परसेंटेज में अच्छी खासी गिरावट इस बार बीजेपी के पक्ष में दिखाई पड़ रही है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मजबूती के साथ वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ दिख रहा है। एक बात और आपको बताऊं कि 2019 के लोकसभा चुनाव से अगर हम तुलना करते हैं इसकी, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये एक कह लीजिए कि भय है, आशंका है कि कई सीटें ऐसी रही जहां 3 लाख 4 लाख का मार्जिन रहा, तो वहां पे अगर बहुत कम हो जाएगा तो 1 लाख कम हो जाएगा या 50,000 कम हो जाएगा, लेकिन जीत जो है वो बीजेपी की होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन जरूर था, लेकिन वो गठबंधन बिल्कुल जमीन पर, जमीनी कार्यकर्ताओं पर कहीं से भी वो एकजुट नहीं दिखाई पड़ रहा था चुनाव से पहले ही। इसलिए ये पता था कि ये गठबंधन बहुत ज्यादा कोई एक आउटस्टैंडिंग कोई परफॉर्मेंस देगा वो नहीं देगा, वही हुआ भी। इस बार के गठबंधन में जो सबसे एक कह लीजिए कि पॉजिटिव चीज है, और वो शायद मैंने आपसे एक डिबेट में एक बार और भी कहा था कि सहारनपुर और रामपुर और अमरोहा इन इलाकों में जब कुछ लोगों से बात हुई थी तो उसको लेकर के जो राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं हैं और राहुल गांधी की पदयात्रा, राहुल गांधी का जो लोगों से
कनेक्ट इस बीच बढ़ा है, उसको लेकर के उनके मन में बहुत एक उनको मतलब फ्यूचर, पॉजिटिव फ्यूचर दिखाई पड़ रहा है, उसको उससे काफी कन्विंस्ड है। ये चीज पूरे पूर्वांचल तक हमको दिखाई पड़ रही है लगातार। और इसमें जो समाजवादी पार्टी का, चूंकि कांग्रेस पार्टी का सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी संगठन एकदम खत्म सा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से उसको जो सांगठनिक ताकत मिली, उसकी योजनाओं को आम आदमी एकदम ग्रास रूट, घर तक नहीं, लोगों तक पहुंचाने का जो काम किया है, वो उन लोगों ने, समाजवादी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। और ये जो कि आपका है, मैं कई बूथों पर चुनाव में देख रहा था कि कैसे वहां सबके झंडे लगे हुए हैं, गठबंधन की एक प्रॉपर प्रेजेंस दिखाई पड़ रही है अच्छे तरीके से। कई जगह वो प्रेजेंस जो है वो एनडीए गठबंधन की तुलना में बहुत बेहतर दिखाई पड़ रही थी और बेहतर तरीके से काम करती हुई भी दिखाई पड़ रही थी। यहाँ ये भी पता लग रहा है कि बहुत ये चीजें दिखाई पड़ी जब हम लोग पोलिंग उसमें स्टेशंस पे गए, मतदान केंद्रों पर, और आरएसएस का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। और ये जैसे जैसे हम लोग चुनाव होते गए, वो लगातार दिखाई पड़ता गया कि वो नहीं मिल रहा है, वो साफ दिखाई पड़ जाता है, चूंकि वो जिस तरह से वो सक्रिय होते हैं जी। तो ये सब चीजें निश्चित तौर पर 2019 का परिणाम तो कतई नहीं दे रही हैं। वोट परसेंटेज जो बीजेपी का गिर रहा है, एनडीए इंडिया गठबंधन का बढ़ रहा है, वो कितना सीटों में तब्दील हो पाएगा अब ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये सीटों में तब्दील तो होगा ही, कम ज्यादा वो अलग बात है। तो 2019 से काफी नीचे आने की संभावना बीजेपी की दिखाई पड़ रही है। एक इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे कह रहे थे समीर जी, एक इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे थे कि 2019 में, या लोग कहते हैं कि अगर कोई 3 लाख वोट से जीता है तो ज्यादा से ज्यादा कम हो जाएगा, तो 50,000 1 लाख से तो जीत ही जाएंगे। लेकिन यहां आप जो इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि 2019 की तुलना में 2024 का चुनाव जो है ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स एक साथ, चलिए कांग्रेस का उतना अच्छा, उतना मजबूत वहां पर कार्यकर्ता वर्ग नहीं है, ठीक है, मान लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी का कुनबा मजबूत है और दोनों बहुत मजबूती के साथ यहां पर धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। और कतई नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, चलिए ईवीएम और बाकी चीजों को किनारे रख दें, 10% का अंतर था 2018 में, कांग्रेस और बीजेपी के वोट में 10% का अंतर था। प्रशांत टंडन जी, आप और हम लोग याद कीजिए, रायपुर से हम लोगों ने लाइव किया था विधानसभा चुनाव के समय, और लेकिन उस न सिर्फ उस गैप को भरना बल्कि उससे 5% ऊपर जाना, यानी आप 15% गेन करते हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। और ये गेन आप 2024 में इंडिया गठबंधन भी कर सकता है। इसलिए आप जो कह रहे हैं इसमें काफी दम है। जो आप यहां सहारनपुर, रामपुर की बात कर रहे हैं, वैसे ही आप जब उधर जाते हैं पूर्वांचल में तो वहां पर भी वही चीज आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब यह हवा पश्चिम की पूरब पहुंच चुकी है। और शायद राहुल गांधी ने जो उत्तर प्रदेश में अपनी यात्राएं की थी, पहली यात्रा इधर पश्चिम की और दूसरी यात्रा में पूरब और पश्चिम दोनों को समेटा था उन्होंने, इसका फायदा शायद दिखाई दे रहा है जो आप कह रहे हैं समीर जी। पूर्वांचल में ये ज्यादा कह लीजिए कि गहराई से दिखाई पड़ रही है। इसलिए अच्छा, एक चीज इसमें और मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो 2 फैक्टर्स और है जो 2-3 फेज के बाद आए। जैसे बहुजन समाज पार्टी शुरू में जिस तरह से उसने गठबंधन भले नहीं किया, लेकिन वो अचानक से वो लड़ाई में आती हुई दिखाई पड़ रही थी, और इसलिए दिखाई पड़ रही थी कि वो कहीं से नहीं लग रहा था कि वो किसी एक पार्टी का वोट काट रही है या किसी एक पार्टी का वोट वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है, अपनी लड़ाई लड़ते हुए दिखाई पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही वो जौनपुर और बस्ती में उसने टिकट का अपने बांटे और आकाश आनंद को पार्टी से निकाला, जो जिम्मेदारी दी गई थी पार्टी से नहीं निकाला, जब अपनी जिम्मेदारी से हटाया, उसने अचानक से दलित वर्ग में एक अलग तरह की कह दीजिए कि वेव फैला दी। दलित समुदाय को यह लग गया कि अब ये चुनाव नहीं लड़ रही हैं, और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि 2022 में भी दलित समुदाय को ये पता चल गया कि बहुजन समाज पार्टी यानी उनकी नेता मायावती चुनाव नहीं लड़ रही है, वो चला गया बीजेपी की ओर। इस बार उसका बड़ा तबका जो है उसने बीजेपी की ओर ना जाकर के, और उसके दिमाग में ये चीज पहले से स्पष्ट थी कि उधर नहीं जाना है, या तो बहुजन समाज पार्टी के फेवर में देना है या फिर हमको गठबंधन के फेवर में देना है। और यहां और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो दलित समुदाय, खासतौर से जो जाटो समुदाय है,
जो बहुजन समाज पार्टी का एक कोर वोटर होता है, उसमें हमने जाकर के लोगों के बीच बात करके देखा, उसको इस बार समाजवादी पार्टी से जिससे वो दूरी बनाकर वो लोग रहते हैं, 2022 में उन्होंने समाजवादी पार्टी को नहीं दिया, 19 में भी नहीं दिया, इस बार उनको समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट अगर है गठबंधन की ओर से, उसको भी वोट देने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं हुआ है। तो ये वोट परसेंटेज को कितना बढ़ाएंगे, मतलब ये उस गठबंधन के लिए आप कल्पना नहीं कर सकते, काफी ज्यादा होगा और वो सीटों में बदलेगा ही, और वही फिर से वही बात आएगी कितना बदलेगा जी। और दूसरी बात ये, प्रधानमंत्री के भाषणों की जो लाइन और लेंथ जो बदली थी, यानी पहले दूसरे फेज के बाद, और वो बिल्कुल पूरी तरह से स्टिक हो गए कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर, और घोषणा पत्र की उन बातों पर जो वास्तव में है ही नहीं, यानी हिंदू मुसलमान वाली जो बातें हैं, आपका इतना ले लेंगे, आधा ले लेंगे, ये ले लेंगे, बहुत ही ज्यादा इसने निगेटिव प्रभाव डाला है उन मतदाताओं के ऊपर जो 2014 से लेकर के और 19 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे थे। ये दिखाई पड़ेगा युवाओं में, बेरोजगारों में, जो छात्र हैं, युवा हैं, उनकी नाराजगी। उनसे हमने सीधे तौर पर पूछा कि आप तो 2022 में भी इस तरह से नाराज थे, तो कई लड़कों ने कहा हम नाराज थे तो उसका प्रभाव भी तो दिखाई पड़ा। जो बहुमत 2017 में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में था, वो उतनी सीटें हट करके वो अगर नीचे तक आई हैं तो कैसे आ गई? ये हम लोगों का विरोध ही था, हम लोगों ने विरोध में वोट डाला था, तभी तो हुआ। तो ये सब चीजें अलग अलग वर्ग को, इसको आप जाति, धर्म, संप्रदाय से नहीं देख सकते हैं। ये ऐसे पॉकेट्स हैं जहां नाराजगी अलग अलग तरह से दिखाई पड़ रही है। और दूसरे ये जो लोगों को, मतदाताओं को डराने धमकाने की कि कांग्रेस आएगी, ये वही लोग कह रहे हैं कि आप अब मत डराइए, जितना डरना था डर चुके हैं। आप ये बताइए कि 10 साल में आपने क्या काम किया जी। तो ये बहुत अलग तरह का चुनाव है। परिणाम जो आप कह रहे हैं कि अप्रत्याशित हो सकता है, जो छत्तीसगढ़ का आपने उदाहरण दिया, तो निश्चित तौर पर यह हो सकता है और इसकी पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। जी, रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन अभी धरातल पर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो यहां हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और धरातल पर जनता लड़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये चुनाव 2014 और 2019 से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है, ये हम यहां पर रख रहे हैं। और समीरात्मज मिश्र जी लगातार उत्तर प्रदेश की पश्चिम से लेकर पूरब तक यात्राएं कर रहे हैं, और एक एक जगह, एक एक सीट पर जाकर इन्होंने पूरी तहकीकात की है, लोगों से जाना है, समझा है, और चुनाव वाले दिन भी वहां रह करके समझा है कि आखिर चल क्या रहा है। तो उत्तर प्रदेश को बहुत नजदीक से इसलिए भी देखने की जरूरत क्योंकि 80 सीटें हैं। एक उत्तर प्रदेश अकेले पूरे इस हिंदुस्तान की तस्वीर को सामने रख सकता है, और उस उत्तर प्रदेश से ही निकलकर कोई ना कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचता है। ये आप लोग जानते हैं, एक लंबा इतिहास इसमें है। जरा अनिल सिन्हा साहब आपके पास आना चाहता हूं। 1 जून को धमाका करने वाला है विपक्ष, इस पे भी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन धमाके से पहले जो धमाका धरातल पर जो जनता कर रही है उसकी चर्चा भी कर रहे हैं। क्या कुछ खबरें आपके पास हैं? जरा पहले अपनी खबर ही बताइए और यहां से फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। आप क्या कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके पास सूचनाएं क्या हैं? 1 तारीख की बात, और उसमें भी क्या कुछ, अगर आपके पास उससे रिलेटेड भी कुछ है तो जरूर वो भी रखिए, लेकिन चुनाव की दिशा जरा बताइए कि किधर है अभी। ये देखिए, इनसे मैं सहमत हूँ जो उन्होंने बताया, और वो सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल का मामला नहीं है, ये हर जगह यही बात है। कल मैंने नागपुर फोन किया था, जिन लोगों ने काम किया है, मतलब एनजीओ जो कह रहे थे इनके साथ इंडिया गठबंधन के लिए, उन्होंने कहा स्वीप है, क्लीन। उनका कहना ये था कि ये संविधान वाला मामला जो बता रहे थे वो इतना ज़्यादा नीचे चला गया है कि दलित और अल्पसंख्यक और पिछड़ों का एक बड़ा तबका सिर्फ संविधान बचाने के इस ऊपर पूरी तरह इकट्ठा हो गया है। और दूसरा, जो ये जो वायदे जो सब प्रोग्राम बताए हैं वो सब प्रोग्राम भी चला गया। और कहा कि पता नहीं ऐसा हुआ कि बीजेपी का वर्कर्स, मतलब वो आरएसएस का तो हेडक्वार्टर में है ही, बता रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी का वर्कर्स भी नहीं निकला है। अब बोला क्या, उनका कहना ये था कि वो अब उसकी वजह जो भी रहे उसको हम कई तरह से एनालाइज करें, उनका आपस में है या जो भी है, लेकिन वो नहीं निकला और इधर से लोगों ने दिया। दूसरी बात उन्होंने बताई जो इन्होंने भी कहा, ये अपने जो अभी बोल के गए कि जो
दलित तबका था, तो यहाँ क्या था कि जैसे बीएसपी है यूपी में, उसी तरह से रिपब्लिकन पार्टी है, जिसका कि मतदाता 5-6%, 7%, 5%, कभी 3%, कभी 4%, उनको कहीं अलग अलग हिसाब से विदर्भ में ज्यादा है, नागपुर वगैरह में बहुत संख्या है उनकी, तो वो उनको मिलता ही है, कोई भी कैंडिडेट रहे, कोई भी चुनाव रहे। लेकिन इस बार उन्होंने कहा क्या कि उनको अपनी औकात का पता चल जाएगा। उन्होंने भारी गलती की, प्रकाश अम्बेडकर ने ये एनडीए गठबंधन के साथ नहीं जाकर के, उनकी खुद की सीट भी नहीं निकल पाएगी जो कि आसानी से निकल सकती थी। तो वो जो ग्राउंड वाली बात है, ये सारे जो भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं देश भर में, उसका यही है ट्रेंड। और ये बिहार में भी मैंने बात की, बिहार में भी जो लोग ग्राउंड पर हैं उनका कहना था कि ये संविधान वाला इशू और बेरोजगारी, बिहार में जैसे है कि बेरोजगारी का इशू वो बहुत ही ज्यादा जोर पर है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी जो तेजस्वी की जीत है उसकी वजह वही थी। जो तेजस्वी लगभग जीत ही गए थे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब का सहारा नहीं लिया होता एनडीए ने, तो वो सरकार बना लेते आसानी से, क्योंकि कई जगह लोगों का मानना है बहुत कम सीट का मार्जिन था। 5000 से नीचे वाले में तो ज्यादातर सीटें इन्होंने इसी तरह से रिकाउंटिंग करके और दूसरे तरीकों से ले ली। तो ये जो मुझको लग रहा है कि अब जिस तरह की बात आ रही है लोगों से, उससे यही लग रहा है क्या कि, और जो आप देखेंगे कि जो यूट्यूबर्स ने भी काफी वहां पर मतदान के दिन और लोगों से बातचीत वाला सब वीडियो जारी किया है, तो अगर वो सब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक नेशनल फेनोमेना हो गया है। और इसका एक चीज मैं आपको कहूंगा कि 2014 और 2019 से इसका अंतर भी देखना चाहिए। 2014 में गुजरात मॉडल विकास का नारा लेकर के और काला धन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये सब उनके पास एक पॉजिटिव एजेंडा था। दूसरे बार राष्ट्रवाद का बड़ा एजेंडा था उनके पास। सामने में कुछ नहीं था, सामने में राहुल गांधी नहीं थे, कांग्रेस नहीं था। और सबसे बड़ी बात जो है कि इंडिया, जो कहा उन्होंने कि जो कोऑर्डिनेशन हो गया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का आपस में, काफी मतलब जो ग्राउंड लेवल पे जो उनका हो गया है, एकता बन गई है। वो एकता सिर्फ ग्राउंड लेवल की नहीं है, वो एकता एक विचारधारा की और मुद्दों की एकता भी बन गई है। अभी आप देखिए कि मैंने दोनों को सुना, तेजस्वी और मुलायम, ये क्या कहते हैं, अखिलेश, दोनों जो है कांग्रेस का जो 1 लाख जो देना है उनको, क्या कहते हैं, 1 लाख गृह लक्ष्मी महालक्ष्मी योजना, वो महालक्ष्मी योजना की चर्चा दोनों अब करने लगे। इसी तरह से उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है वो उनके, मतलब जो कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो बनाया है, असल में इंडिया गठबंधन का जो एक मतलब विचारधारात्मक जो ये है, क्या कहते हैं, मैनिफेस्टो है वो, और उसको अडॉप्ट कर लिया बाकी लोगों ने। तो इस तरह से एक अब उसका मतदाता भी बोलता है इंडिया गठबंधन को। आप देखिए कि कोई बीजेपी का मतदाता एनडीए को वोट नहीं दे रहा है, वो ये नहीं बोलेगा कि हम एनडीए को वोट दे रहे हैं, वो बोलता है बीजेपी को, बीजेपी भी नहीं, वो मोदी जी को वो बोलता है कि हम मोदी जी को हमने वोट किया है, वोट करेंगे। लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन के रूप में, एक विचारधारा का मतलब समझिए कि उसका मतलब ये लेकर के आ गया है सामने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एकता है वो फर्जी नहीं है। तो वहां है क्या कि बीजेपी के वर्कर्स भी खुद नहीं निकले हैं, इसीलिए कि मोदी जी का चुनाव है, एनडीए भी नहीं मौजूद है चूंकि बीजेपी है वहां। तो इस तरह से मतलब सब कुछ जो एकदम डिफरेंट हो गया है। सिर्फ लोगों को, सबको संदेह है ये चुनाव आयोग क्या करेगा। आज बिहार से भी एनजीओ के एक बड़े संगठनकर्ता से का फोन आया था, वो लोग भी आज मीटिंग कर रहे हैं रात में। तो वो लोग यही चिंतित कि इतना परसेंट बढ़ा दिया है, ये पोलिंग परसेंटेज का इसका क्या होगा। तो वो हर लेवल पे कोशिश में है कि इसका मौका इनको ना दिया जाए और जो इसको रेसिस्ट किया जाए। अगर चुनाव आयोग इस तरह की घपलेबाजी करने में उनको सहयोग करता है तो उसको रेसिस्ट किया जाए, ये भी है। मतलब दोनों तरफ से चालू है कि इंडिया गठबंधन का जो अपना है तो है ही, साथ में एक एनजीओ जिनको ये लग रहा है कि इस सत्ता को बाहर मतलब निकालना बहुत जरूरी है, इनको सत्ता से बाहर निकालना, वो भी एक्टिव है। तो
तो एक तरह का हमको लग रहा है कि देखिए हम लोग को पॉजिटिव साइड लेना चाहिए कि अगर ऐसा माहौल है तो आपको क्या लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है या जिसको हम लोग एक समझ रहे हैं कि कोई आइलैंड में तो है नहीं, वो उसके भी घर है, वो भी किसी मोहल्ले में रहता है, वो भी कहीं काम कर रहा है, और ये चुनाव की जो ब्यूरोक्रेसी है वो डाइवर्स है क्या, उसमें टीचर भी काम करता है, उसमें बैंक के स्टाफ भी काम करते हैं। ये नहीं है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो ब्यूरोक्रेसी इनके पक्ष में ही काम करेगी। ये हमको लग रहा है कि ये मानकर हम लोग को नहीं चलना चाहिए और पॉजिटिवली देखना चाहिए कि वो भी अंततः जो जनता की राय है उससे ये करेंगे। बाकी करप्शन को छोड़ दीजिए, लेकिन मानना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इधर दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार अगर देखा जाए तो इस पूरे चुनाव के जो अगर नायक की भूमिका अगर में कोई है, महानायक की भूमिका में विपक्ष की तरफ से, तो वो राहुल गांधी हैं, जिन्होंने पूरे विपक्ष को न सिर्फ एकजुट लाकर और बल्कि एक ऐसा मैदान बना दिया जहां पर आप अच्छी तरह से चुनाव लड़ सकते हैं। और इसीलिए अब साथ देते हुए उधर तेजस्वी यादव नजर आते हैं, अच्छी तरह से साथ देते हुए। दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश आइए तो अखिलेश यादव दिखाई देते हैं। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों वाराणसी में थे और सीधी चुनौती पेश कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन विचारधारा की लड़ाई में कौन आगे है, कौन पीछे है, मीडिया क्या कुछ कर रहा है, ये सारी बातें करते हुए राहुल गांधी, आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। उनकी एक बाइट छोटी सी। अलायंस के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्यारे कार्यकर्ता, इंडिया अलायंस वाले, बब्बर शेर, टाइगर, जो इतनी गर्मी में शिकार करने निकले हैं, भाई और बहनों, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और ये संविधान, और दूसरी तरफ वो लोग जो इस संविधान को रद्द करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं। बीजेपी के नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी हम संविधान को खत्म कर देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, आपकी सरकार नहीं आएगी। तो ये कॉन्फिडेंस देखिए, कह रहे हैं साफ साफ राहुल गांधी की हम आपको कहना चाहते हैं, मैं आपको कह देता हूं कि आपकी सरकार नहीं आएगी। संजय कुमार सिंह साहब, कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी की चर्चा यहां करना जरूरी है। मुझे लगता है कि 4 जून को और भी चर्चा होगी उनकी, लेकिन उससे पहले ये पूरा का पूरा चुनाव अब आखिरी पड़ाव पे है। 1 जून की चर्चा अभी फिर से जब हम आएंगे प्रशांत जी के पास, 1 जून को क्या कुछ होने जा रहा है, अभी अपने शुरुआती वक्तव्य में उन्होंने एक रूपरेखा रख दी है, उसके आगे की तैयारियों पर और भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहां राहुल गांधी के ये जो भाषण हैं, चाहे वो मीडिया पे भाषण दे रहे हों, चाहे वो देश के व्यापारी, खासकर 2 व्यापारियों की बात कर रहे हों, अदानी और अंबानी की, चाहे नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हों, उनके परमात्मा स्वरूप की बात कर रहे हों, या ये जो अभी तक कहते आए हैं संविधान की बात, नरेंद्र मोदी के तमाम जो साथी संगी हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं, चाहे मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान बदलने के लिए 400 पार चाहिए। लेकिन राहुल गांधी उसी संविधान की किताब को हाथ में रखकर साफ साफ कह रहे हैं। आज राहुल गांधी वहां थे जब वाराणसी में, तो वहां एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लेकर और लोगों के बीच और भाषण दे रहे थे कि देखिए ये है, वो उस तस्वीर को भी लेके आऊंगा। लेकिन आपसे समझना चाहता हूं कि यहां से क्या आपको लगता है कि एक इंडिया गठबंधन ने एक मजबूती पा ली है और जिसकी तैयारी 1 जून को अगर ये कर रहे हैं तो एक वाजिब तैयारी है? बेशक, मैं तो कहूंगा बेशक, और वो इसलिए कि राहुल गांधी ने तभी कहा था जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, तो राहुल गांधी ने कहा था कि नहीं, हम चुनाव लड़कर हराएंगे, और विचारधारा की लड़ाई। तो इतने दिनों में राहुल गांधी ने अपनी विचारधारा स्पष्ट कर दी है, और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी की या एनडीए की विचारधारा क्या है, और दोनों का अंतर बहुत क्लियर कर दिया है। और इसमें जो दिक्कत थी मीडिया की वजह से कि मीडिया बताता नहीं था या गलत चीजें बताता था, तो उसको उन्होंने लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करके, लोगों से सीधे बात करके, सीधे संपर्क करके, लोगों के बीच जाकर बहुत बढ़िया से कन्वे किया है, जिसकी काट तो छोड़िए, मुकाबला ही नहीं है बीजेपी के पास।
अगर राहुल गांधी सीधे एक किसी आदमी की से बात कर लेते हैं, बहुत आम आदमी से, प्रियंका गांधी सीधे किसी को मंच पे बुला लेती हैं, तो उसके मुकाबले मुझे कोई एग्जाम्पल याद नहीं है कि बीजेपी के किसी नेता ने किसी को ऐसे मंच पे बुला लिया हो। छोटे नेता ने, माने साधारण सांसद वगैरह ने भी ऐसे बुलाया हो या ऐसा हुआ हो। तो जो कनेक्ट होना चाहिए नेता और जनता का, वो कनेक्ट यहां दिख रहा है, और वहां अगर कुछ था तो भी नहीं दिख रहा है। था कि नहीं था मुझे नहीं पता। तो इस हिसाब से राहुल गांधी ने बहुत इंप्रूवमेंट किया है या बहुत बेहतर किया है, ये दिख रहा है। और अगर हम बीजेपी को बहुत बेहतर माने कि वो बहुत बेहतर स्थिति में है, तो 2019 की स्थिति में तो नहीं है, 2014 में हम मान सकते हैं कि 2014 की स्थिति में है। 2014 की स्थिति में जैसे अभी अनिल जी ने कहा कि भाई बीजेपी को कोई जानता ही नहीं था, मनमोहन सिंह सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी वगैरह वगैरह। तो उसके बाद अगर हम 2014 के बराबर भी माने बीजेपी को, तो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी में इलेक्टरल बॉन्ड से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं, मतलब नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, पेट्रोल की कीमत वगैरह वगैरह सब कुछ है। तो मतलब अगर कोई बीजेपी को सपोर्ट करेगा तो क्यों करेगा। और मुझे लगता है कि जो वो संविधान बदलने वाली बात थी, वो इसीलिए थी कि अगर मंदिर नहीं चल रहा है, हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा है, काम हमने कुछ किया नहीं है, तो संविधान बदलने वाली बात रखी जाए, ताकि जो लोग इसके लिए पसंद कर रहे हैं, संविधान बदलने से मेरा मतलब है कि 370 हटाना जिनको पसंद आया, जिनको डिक्टेटरशिप थोड़ा थोड़ा पसंद था, जो लोग टू मच डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, तो वो लोग संविधान बदलने से, और एंटी मुस्लिम तो है ही है, वो लोग अगर सपोर्ट करते तो शायद बीजेपी की कुछ हवा बनती। लेकिन वो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स थी कि बीजेपी भी उस पर स्टैंड नहीं कर पाई, और इस पर इनको बैकफुट पे आना पड़ा। और बैकफुट पे आना, जो इनके वोटर थे उनको भी बुरा लगा, या उनके वहां भी नुकसान कर गया। जो लोग समझ रहे थे कि ये कर सकते हैं, उन्होंने देखा कि अरे ये तो पूरी तरह मुकर गए, और उसमें मोदी जी को कहना पड़ा कि मैं मुसलमान के खिलाफ नहीं हूं, और अगर जिस दिन हो जाऊंगा वगैरह वगैरह। तो कहा तो इन्होंने है ना, अगर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे तो भी कहा तो है ना इन्होंने, और इनका कहना, इनका हल्कापन तो दिखा ही रहा है। तो कुल में जाकर के जो इन्होंने 10 साल में अपनी छवि बनाई थी, या जो कुछ क्रिएट किया था, वो सब राहुल गांधी के पॉलिटिक्स के आगे धाराशायी हो गया। तो उसका मतलब राहुल गांधी बहुत मजबूत हुए हैं, और बीजेपी या नरेंद्र मोदी कमजोर हुए हैं। अब इसमें अगर हम देखें कि इनका वोट वो मुफ्त राशन से है, तो कांग्रेस ने उसको डबल कर दिया। इसके अलावा राहुल गांधी ने पिछली ही बार कैश देने की 7-8 हजार रुपए कुछ कैश देने की बात की थी, और इस बार तो वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो पिछली बार जो कैश देने की बात की थी, तब भी कहा था कि हमारा प्लान है, कैसे पैसा आएगा, कहां से आएगा, कैसे जाएगा, वो सब प्लान है। और इन लोगों ने नहीं माना, तो उसका नुकसान नजर आया, और उसका नुकसान लोगों ने 5 साल झेला है, देखा है। तो अगर 5 किलो राशन से लोगों का वोट मिल सकता है, तो जो कैश मिलने की उम्मीद है वो बहुत बड़ी है। और पिछली बार लोगों ने उसको चूंकि नकार दिया था, इसलिए उसका भी है। तो अगर कन्वे नहीं हो रहा था, मैं ये समझ रहा था या मान रहा था कि कन्वे नहीं हो रहा है मीडिया के कारण, लेकिन राहुल गांधी ने डायरेक्ट कांटेक्ट करके, डायरेक्ट लोगों के बीच में जाकर के, राहुल गांधी नहीं मतलब सब लोगों ने इतना बढ़िया बना दिया है माहौल कि अपनी बात कन्वे कर दी है। और विचारधारा की लड़ाई है, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग है, कितना फर्क है उसमें, जनता को कितना फायदा है, कितना नुकसान है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो सारी चीजें स्पष्ट है। तो अब कोई कारण नहीं है कि बीजेपी को कोई वोट दे। मैंने जो उनके अपने वोटर हैं वो तो देंगे ही, लेकिन जो जिसके पास चॉइस वो इधर उधर हो सकता था, वो इधर वोट नहीं दे। और अगर थोड़ा सा भी वोट बदलेगा, तो मुझे लगता है कि इधर सीटें काफी फर्क पड़ेंगी, और मैं इसकी उम्मीद कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि जो ये था कि 300 पार, 400 पार, वो सब जो करना था, वो इधर कांग्रेस इधर से भी हो रहा है, और इधर से भी उसका मुकाबला किया जा रहा है। जो पहले था कि भाई वो सीधे खराब से बोलते थे किसी के खिलाफ, तो चमची वगैरह बोल करके राहुल गांधी ने वो कसर भी पूरी कर दी है। हालांकि लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं, मैं उसकी आलोचना नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि वो जरूरी था थोड़ा बहुत इनपुट, तो राहुल गांधी ने वो भी कर दिया है। तो मुझे लगता है कि अब कोई कमी नहीं है, और जो सब जरूरी था और जो वो कर सकते थे एक लेवल तक, वो सब उन्होंने किया है, सब कुछ किया है, सब बिल्कुल कुछ कमी नहीं रह गई, और मुझे लगता है कि सबका फायदा होगा।
जाहिर है रिजल्ट सबका बिल्कुल सब कुछ है जो करना चाहिए था इस चुनाव में। राहुल गांधी अपनी तरफ से और विपक्ष अपनी तरफ से वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। और 6 चरणों के मतदान हो गए। 7वें दिन 7वां चरण जिस दिन है, 7वां फेज 1 तारीख को है, और उसी दिन बैठक बुलाने के क्या मायने हैं और वो भी आनन फानन में ये बैठक बुलाया गया है। ये बैठक ऐसा नहीं है कि पहले से इसकी तैयारी थी। प्रशांत टंडन जी और अच्छे से बताएंगे, उनके पास आता हूं तो। लेकिन इस बैठक से पहले एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट जिस पहलू पे लगातार चर्चा होती रही कि इलेक्शन कमीशन आंकड़े जो है वो 11 दिन बाद क्यों जारी करता है। पहला और दूसरे फेज के आंकड़े जारी करने में 11 दिन, पहले फेज के 11वें दिन जारी क्यों करता है, पहली बात। और दूसरी बात, 101 करोड़ 7 लाख मतदाता कैसे बढ़ जाते हैं। लेकिन अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, अभी ऐसा नहीं कि ये मामला बिल्कुल खत्म हो चुका है। वेकेशन कोर्ट है, वेकेशन कोर्ट ने अभी इसे कह दिया है कि हम इस पर सुनवाई बाद में करेंगे और सीजेआई इस पर फैसला लेंगे। लेकिन उससे पहले सवाल 2-3 ये आते हैं कि अब 2 दिन 3 दिन के अंदर चुनाव आयोग जो है वो आंकड़े जारी कर रहा है, चाहे वो 5वें फेज का हो या 6वें फेज का हो। 6वें फेज का यानी 6वें चरण का आज आंकड़ा आ गया है 63.37% की पोलिंग हुई है और लगभग 1.5% का इजाफा है। और वो अमूमन होता है, उसमें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन 6-7% तो नहीं है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, एक जो भरोसे की बात है चुनाव आयोग पे, और वो भी इस चुनाव में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। चुनाव आयोग पे भरोसा अभी से नहीं, ये भरोसा जो है डगमगाया 2019 के बाद से ज्यादा डगमगाया है। विधानसभा चुनावों में भी डगमगाया है, हमने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव में भी देखा। लेकिन उसके बाद इस चुनाव में शायद उम्मीद रही होगी सत्ता पक्ष को कि कहीं शायद नैया पार लगा दे चुनाव आयोग। अभी तक रिजल्ट चूंकि सामने नहीं है, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं और उस दम पे भी कह रहे हैं, क्योंकि अब तो कई सारे जो सेफोलॉजिस्ट हैं, कई सारे जो सारी एजेंसियां हैं, उनके जो मालिकान हैं वो भी पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये बात कह रहा हूं। हालांकि प्रशांत टंडन जी जो बात कह रहे हैं वो थोड़ा चौंकाने वाली बात है कि एग्जिट पोल में आप शायद देखेंगे वही आंकड़े 300 के पार वाले आंकड़े वहां तक जाएंगे। लेकिन यहां पर जरा समझना चाहता हूं, इस चुनाव में चुनाव आयोग और उसके साथ साथ विपक्ष जो मजबूती के साथ, अग्निवीर का नाम नहीं लेना है, बोला चुनाव आयोग ने लिख के भेजा। राहुल गांधी अग्निवीर का नाम रोज ले रहे हैं, कूड़े के में फाड़ के फेंक देंगे, ये कह रहे हैं। ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। राजीव जी देखिए, इनकी जो तीनों प्रमुख ताकतें थी, प्रमुख शक्तियां थी मोदी जी की, उसमें सबसे पहली तो थी यही अपने चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को बहुत बुरी कदर से बता दिया गया और लोगों के सामने स्पष्ट हो गया कि ये अविश्वसनीय है, ये सत्ता के साथ चल रहे हैं। पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है, बेनकाब हो चुके हैं चुनाव आयोग। जांच एजेंसियां जो है वो भी पूरी की पूरी तरह बेनकाब हो गई हैं। जिस तरीके से विपक्षी नेताओं को लगातार डाला गया, चुनाव के दौरान डाला गया, उसके बाद जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने में किस प्रकार से मदद की सत्ता पक्ष की इन एजेंसियों ने, वो भी हो गया। तीसरा जो बहुत अच्छा मामला हुआ है राजू जी, वो ये हुआ है कि मीडिया को भी बेनकाब किया गया है। अभी देखिए, राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, वो जिस प्रकार से खुलेआम हड़का रहे हैं, मतलब सीधे सीधे आलोचना भी कर रहे हैं कि भाई इनके जो चमचे लोग बैठ जाते हैं, इस प्रकार से इनसे पूछते हैं कि आम कैसे खाते हैं, धोखे खाते नहीं खाते। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि जनता के सामने उन्होंने मीडिया को भी बेनकाब कर दिया है। अब ये जो मीडिया चलाएगा 300, 350, 350, 400, इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है इंडिया गठबंधन की ओर से, खासकर कांग्रेस के इन नेताओं के द्वारा। वरना आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को या जिस राजनीतिक दल को राजनीति करनी है, क्या वो मीडिया की आलोचना ऐसे खुलेआम कर सकता है? लेकिन कांग्रेस वाले भी जान गए हैं, खासकर लोग। आप लगातार प्रवक्ताओं के भी आप देखिए जिस प्रकार से वो अपने प्रमुख जो एंकर हैं, जो सत्ता के साथ जाने वाले एंकर्स हैं, जो बदनाम एंकर्स हैं, उनको उनके ही स्टूडियो में बैठ के बाकायदे अपमानित किया जा रहा है। चाहे वो शीनेत हो, चाहे वो आलोक शर्मा हो, जितने कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता है, अब वो कोई किसी प्रकार का कोई लिहाज नहीं रख रहे हैं। उनके सामने ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि किस मीडिया को इज्जत देनी है और किस मीडिया को इज्जत नहीं देनी है। अब वो जो खुले मंच से
सामने पत्रकार कवर कर रहे हैं उनकी मीटिंग को और उनकी ओर बाकायदे इशारा करके राहुल जी कई तरह की बातें करते हैं। इसका यही फायदा होगा कि इतने आप में ये जो है ये गैर भरोसेमंद हो गए हैं और ये जनता को बताया जाना था कि ये जो कुछ भी आंकड़े देते हैं, जो पूर्वानुमान कर रहे हैं, जो सर्वे कर रहे हैं, जो ओपिनियन पोल्स कर रहे हैं, इसके ऊपर आप भरोसा मत कीजिए। ये बात आज जो है वो साबित कर दी है। इसलिए बाकायदे इनको जो बेनकाब करने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अब इनकी बातों की कोई भरोसा नहीं करता। इसलिए हम इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कितने आंकड़े चला रहे हो, 300 चला रहे हैं, 350 चला रहे हैं, 350, वो तो बहुत लंबे समय तक जब भारतीय जनता पार्टी ने 400 के आंकड़ों की बात करनी बंद कर दी थी, तब भी जो है जो गोदी मीडिया है उस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा था। उसको ये ध्यान ही नहीं रहा कि अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जो है वो भी 400 पार की बात नहीं कर रहे हैं। वो अपनी झोंक में जो उन्हें पहले जो आदेश मिला होगा या पहले उन्होंने जो एजेंडा सेट किया हुआ था उसको बहुत दिनों तक चला रहे थे। मतलब इसके ऊपर कभी इसकी स्टडी हो सकती है कि कब बीजेपी ने 400 पार के नारे की बात बंद कर दी लेकिन मीडिया उसको चलाया जा रहा था। तो ये सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है। दूसरी बात, जो 1 तारीख की जो बैठक है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 2-3 चीजें होगी। पहली बात तो ये है कि ये जाहिर करना कि हम जीत रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की बैठक का कोई अता पता नहीं है और वो तो जा रहे हैं विवेकानंद का जो शिला जो है जिसको हम कहते हैं जी मेमोरियल, वो शिला पे जाएंगे जी, तो वहां पे जाएंगे। वहां पे क्या ध्यान लगाते हैं वो उनकी अपनी पर्सनल बात है, वो उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा नहीं कुछ कह सकते। लेकिन यहाँ पर जो है हम सरकार में आ रहे हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हम उसके इच्छुक भी हैं। असली बात ये होती है कि आपकी इच्छा प्रकट होनी चाहिए। आप याद कीजिए गोवा का इंसिडेंट, गोवा में जो है बहुमत होने के बाद भी जो वहां पर जो कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक थे दिग्विजय सिंह साहब, वो होटल में सोते रह गए थे, रातों रात वहां पे सत्ता पलट गई थी। बहुत सारी सीख और सबक जो है वो इंडिया गठबंधन को मिले हैं। अब वो कोई भी इस प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए पहले से जाके डट रहे हैं। मैं इसको एक तरह से किलेबंदी करता हूं। वो किलेबंदी कर रहे हैं, पहले से अपना किला खड़ा कर रहे हैं। दूसरा, लोगों के पास मैसेज दे रहे हैं कि हम आ रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। इसका बहुत बड़ा तो फायदा होगा वो ये भी होगा कि जो जांच एजेंसियां, निर्वाचन आयोग या जो शासकीय मशीनरी, थोड़ा बहुत उनकी जो श्रद्धा बची होगी मोदी जी में या भारतीय जनता पार्टी में, चाहे श्रद्धा हो चाहे डर हो, वो उसकी ओर वो बढ़ेंगे नहीं। और आखिरी के 3-4 दिन जो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे उसमें निष्पक्षता पूर्वक वो काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो 1 तारीख का और सबसे बड़ी चीज, अगर उस दिन, मेरा अपना अनुमान है कि उनको सबसे बड़ा काम ये करना चाहिए कि प्रधानमंत्री का चेहरा उन्हें घोषित करना होगा। वरना होगा ये कि राष्ट्रपति को अगर थोड़ा सा भी मौका मिल गया, भारतीय जनता पार्टी को बुला लिया सरकार बनाने के लिए और समय दे दिए कि आप इतने दिनों के अंदर बहुमत साबित कीजिए, तो खेला हो जाएगा। इसलिए इंडिया गठबंधन को उसको ब्लॉक करना पड़ेगा जाके, कि ऐसी कोई गुंजाइश ही न रहे कि आप भारतीय जनता पार्टी को बुलाए सरकार बनाने के लिए। दीपक तो जी, पहले आप जाइए, दावा कीजिए। वहां सब तय है, ये मान के चलिए दीपक जी, वहां सब कुछ तय है। इंडिया गठबंधन पिछले 2 साल से, और ये आप तय मानिए कि सब कुछ बना हुआ है और अब उसके आगे की जो लड़ाई। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। लड़नी है उसकी तैयारियां चल रही हैं, यही मान के चलिए। खैर, आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, जरा आपसे भी समझो, 1 जून बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए 1 जून एक प्रेशर और भी है कि जितने लोगों के पास ये चिट्ठ भेजवा करके कि आप 300 के पार के आंकड़े दीजिए, अगर ऐसा, और ऐसा होता है, बड़े दावे के साथ में, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ऐसा होता है। इसलिए एग्जिट पोल में आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये दीजिए, ये दिखाइए, और उसके बाद उसी दिन ये बैठक क्या मायने रखता है अमलेंदु जी? ये बैठक क्या ये भी मायने इसके निकाले जाएं कि एक प्रेशर उन लोगों के ऊपर भी होगा जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, मीडिया के ऊपर भी, कि आप जो दिखाने जा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, सही नहीं है? अमलेंदु जी स्टिल हो गए हैं जी अमलेंदु जी उस मीडिया के ऊपर बहुत प्रेशर होगा राजीव जी, और ये प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि पूछा नहीं जा सकता। एक तो ये कि ये संदेश एक राजीव जी साफ चला गया, मुझे लगता है
राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार मीडिया को इस तरीके से निशाना बना रहे हैं, ये भी समझ में आ गया है कि इंडिया की सरकार बनते ही कोई ना कोई जांच आयोग इस मीडिया के ऊपर भी बैठेगा, जिसने 10 साल तक लगातार जो है देश के अंदर सांप्रदायिक घृणा फैलाने का काम किया है, और इन्होंने क्या क्या काम किए इनकी भी जांच निश्चित तौर पर। जी कोई बात नहीं, अमलेंदु जी स्टिल हो रहे हैं, लेकिन आना चाहता हूं जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, बहुत सारी बातें हो रही थी, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे आप, और बहुत कुछ आपके पास है, जरा उसको और आगे बढ़ाइए। आपसे समझना चाहता हूं कि क्या यहां से 1 जून से, जिसमें कि ये बात भी जो लेकर आया था मैं अमलेंदु जी के पास में, कि 1 जून को एक मीडिया के ऊपर भी प्रेशर की बात होगी, जो यहां राहुल गांधी चमचा और चमची वाली बात कर रहे हैं, इसको भी आगे बढ़ाने की बात होगी क्या? आप शब्दों का इस्तेमाल भले ना करें, लेकिन उसी दिन चूंकि शाम को एग्जिट पोल भी आना है, और एग्जिट पोल की बात आपने, एक खेमे की बात आपने बता ही दी। जरा समझना चाहता हूं कि यह भी स्ट्रेटेजिकली इसीलिए भी उसी दिन बैठक बुलाई गई है। राजीव जी, मीडिया संस्थान कितना प्रेशर झेल पाते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि उनसे कहा क्या जा रहा है, अब वो इसको कितना मानते हैं कितना नहीं। और एक बात में और बहुत आश्चर्य मत कीजिएगा कि अगर कोई 2-3 जो है वो एस्ट्रोलॉजर भी आके ऐसी बातें करने लगे, सब कुछ अपनाया जाएगा, बहुत सारे तिकड़मे जो है वो अपनाई जाएंगी। लेकिन देखिए, समीरात्मक जी इस बात को जानते हैं, क्योंकि ग्राउंड पे घूम रहे, हम लोग भी ग्राउंड पे गए हैं। ईवीएम और चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी, और ईवीएम से गड़बड़ हो सकती है, ये बात भी उतना ही नीचे से चली गई जितना संविधान की बात और आरक्षण की बात गई है। किसी भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, वो ईवीएम को संदेह की दृष्टि से देखता है, एक बात। दूसरी बात, आपको हम लोगों को मालूम है राजीव जी कि 45 मिनट के लिए बारामती में सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया था, जिसकी शिकायत जो है वो सुप्रिया सुले ने की थी जी। इस बात को संज्ञान में लेते हुए स्ट्रांग रूम जहां ईवीएम रखी गई हुई अभी तक, उसकी निगरानी का भी बहुत इंतजाम किया गया है, उसकी निगरानी हो रही है। आसपास उसके मोबाइल कैमरे और ये सब भी हैं कि वहां के मूवमेंट क्या है, तो स्ट्रांग रूम की भी काफी जो है वो निगरानी रखी जा रही है। दूसरी, मोदी साहब का एक बयान आया राजीव जी, वो ये कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों से हमारी दुश्मनी नहीं है, उनमें से भी बहुत से लोगों से हमारे अच्छे संबंध हैं। इसको भी संज्ञान में लिया जाए कि ये बयान क्यों आ रहा है, ये बयान भी इसीलिए आ रहा है। दूसरी बात, जो बातें हो रही हैं उसकी बात मैं बता रहा हूँ राजीव जी, कि 1 तारीख को अगर एग्जिट पोल ऐसे ही आए और जो जनता की राय, जनता का जो रुझान है उसके विपरीत आए, तो 2 तारीख से ही हम देखेंगे कि काफी प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो जाएंगे देश भर में। ये सब भी हो रहा है क्योंकि जनता में गुस्सा बहुत है इस बात को लेकर। इस बार का चुनाव बहुत अलग तरह का चुनाव, क्योंकि बार बार हम लोग, ये माना जाए पिक्चर अभी बाकी है प्रशांत जी। जी, पिक्चर बाकी है, क्योंकि हम बार बार राजीव जी, हम लोग और हमारे तमाम विश्लेषक और दूसरे जगहों से भी मैं सुनता हूँ, हम लोगों ने खुद जाकर देखा है कि इस बार का चुनाव जनता ने लड़ा है। तो जो चुनाव जनता ने लड़ा है वो अपने मत की रखवाली भी करना जानती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर 1 तारीख की शाम को मीडिया ने ऐसा कुछ किया कि जो जनता के भावना के विपरीत है एकदम, तो उसका गुस्सा भी हम लोगों को दिखाई देगा उसी दिन या अगले दिन। यानी 4 तारीख काउंटिंग के पहले काफी कुछ होना बाकी है। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत संदेह है, और मैं बता चुका हूं कि सारे अधिकारी, खासकर जिन अधिकारियों का राजनीतिक रुझान है, एक इंटेलिजेंट लिस्ट बन चुकी है
और उन पे निगरानी है बिल्कुल कि वो कौन अधिकारी हैं, वो क्या कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि काउंटिंग के दिन दिल्ली में और दिल्ली के और स्टेट कैपिटल्स में तमाम पॉलिटिकल पार्टी और सिविल सोसाइटी के कंट्रोल रूम बन रहे हैं। वो रियल टाइम एनालिसिस वहां पे होगी सारे रिजल्ट्स की जी। वहां पे लीगल कॉल क्या लेनी है, कौन से मुकदमे करने हैं, क्या कहाँ जाना है, ये सब बातें भी रियल टाइम में होंगी। ये सब बैकअप तैयारी हो चुकी है 4 तारीख की भी। और दूसरा एक और बात राजीव जी, एक बात राष्ट्रपति के सामने भी आएगी और ये बहस अभी से शुरू हो गई है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल गठबंधन। देखिए, जनादेश की विवेचना, उसकी एनालिसिस भी एक काम है जो राष्ट्रपति को करना है और तमाम संस्थाएं इसमें राष्ट्रपति की मदद करेंगी। जरूरी नहीं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही दावेदार हो सत्ता की, उसके खिलाफ मैंडेट है, ये बात भी यहाँ आएगी। इसका भी परिपाटी हमारे देश में है। राजीव गांधी 197 सीटें उनके पास आई थी और 143 सीटें वीपी सिंह के जनता दल को आई थी, लेकिन राजीव गांधी को राष्ट्रपति ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का आर वेंकटरमन ने न्योता नहीं भेजा था। उन्होंने वीपी सिंह को बुलाया था कि आप स्थायी सरकार बना सकते हैं, समर्थन की चिट्ठी लाइए। तो बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट ने उनको समर्थन की चिट्ठियां दी और सरकार बनी। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही सत्ता की दावेदार है, ये भी इसकी भी परिपाटी हमारे पास है कि वो नहीं होती है। सिंगल लार्जेस्ट फॉर्मेशन बहुत कुछ तो होता था प्रशांत जी, बहुत सारी चीजें जो होती थी अब कहाँ होती हैं। 2014 के बाद से तो देश आजाद हुआ है, तो आप गुलामी की बात कर रहे हैं। नहीं, परंपराएं तो राजीव जी रहती है ना, वो परंपराएं राष्ट्रपति भवन में वो परंपराओं का आर्काइव है। राष्ट्रपति भवन अगर प्रेस कम्युनिके जारी करता है, जो अब प्रेस कम्युनिके आना बंद हो गए हैं, उन प्रेस कम्युनिके को जारी करने से पहले उन तमाम परंपराओं की राय ली जाती है। राष्ट्रपति भवन में बड़े बड़े वकील बुलाए जाते हैं, अटॉर्नी जनरल से सलाह ली जाती है, फिर वो चीजें इशू होती हैं। आर वेंकटरमन ने भी ये किया था, शंकर दयाल शर्मा ने भी किया था, उसके बाद के राष्ट्रपतियों ने भी ये किया जब स्थिति ऐसी आई है। मैं कह रहा हूं कि इस बारे में भी बहुत सारी अभी बहस चल रही है कि ये क्या होगा। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही दावेदार है, इसकी परंपरा नहीं है हमारे यहाँ। उड़ीसा में क्योंकि राजीव गांधी की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। प्रशांत जी, उड़ीसा में बीजेपी के लोग राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के नाम पे वोट मांग रहे हैं आदिवासी एरिया में जाके। खबर पढ़े होंगे आप। उड़ीसा में जाके बीजेपी के लोग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि देखिए आप में से ही एक आदिवासी वहां तक पहुंच चुकी हैं और वोट दीजिए, हम आप लोगों को ही पहुंचाएंगे वहां। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति महोदया ये नहीं कह रही हैं कि मैं जिस पद पे हूँ वो पद वहां इसके लिए नहीं है। इनके पास से कुछ भी ऐसा शब्द नहीं निकल रहा है, कोई ऐसा प्रेस कम्युनिके नहीं है। इसीलिए किस एथिक्स की बात आप कर रहे हैं? देखिए राजीव जी, राष्ट्रपति एक इंडिविजुअल नहीं है, वो एक संस्था है और बहुत सारे परंपराएं हैं। उन परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए, करना पड़ेगा जी। हमारे देश में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं है और मोनार्की भी परंपराओं पर चलती है। तो ये सब बहसें भी राजीव जी हो रही हैं कि सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़ा प्री पोल अलायंस, और सबसे बड़े प्री पोल अलायंस में भी अगर उसके अलायंस पार्टनर चिट्ठी लिख दिया कि अब हम इनके साथ नहीं है, तो वो दावे में भी खोट पैदा हो जाता है। तो बहुत कुछ अभी जो है यमुना से पानी बहना है 4 तारीख तक राजीव जी। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बहुत कुछ बहना बाकी है। दीपक जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी दीपक जी। जी, मैं याद दिला दूं कि जो राजीव गांधी वाला जो डिफरेंस है उसमें हुआ ये था कि उनको 197 सीटें मिली थी, सही बात है, लेकिन उन्होंने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था ये कह के
कि मुझे पहले 414 सीटें मिली थी और 2217 सीटों का नुकसान हुआ है, इसका मतलब है कि मेरे पास बहुमत नहीं है। नैतिकता के आधार पे उन्होंने दावा नहीं किया, लेकिन उसकी उम्मीद आप आज के शासकों से नहीं कर सकते। आप क्या सोचते हैं कि अगर इस समय यही स्थिति इनके साथ होगी, मोदी जी के साथ, तो क्या वो नहीं जाएंगे सरकार बनाने? वो बिल्कुल जाएंगे। उस समय राजीव गांधी का जो रेफरेंस है वो ये है कि उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया था कि मुझे नहीं जाना चाहिए, तब कहीं वीपी सिंह को आमंत्रित किया गया था। इसको फिर से फैक्ट और चेक किया जा सकता है। जी नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लेकिन उतना पीछे ना जाकर, वही तो मैं कह रहा था प्रशांत जी को भी कि आज के दौर में हमारे एक साथी लिख रहे हैं असलम चिश्ती जी कि वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। तो बिल्कुल ये कुछ और है। और इस दौर में लेकिन जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं प्रशांत जी, फैक्ट्स को किनारे रखते हुए भी राष्ट्रपति होती हैं और उनके सामने भी वही लाल किताब है, जिस लाल किताब को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसे बदलना चाहती है बीजेपी, यानी संविधान। आप संविधान के दायरे में बंधे हुए हैं, कुछ भी कर लीजिए, और उसी संविधान की शपथ लेकर आप बैठे हैं, राष्ट्रपति हैं चाहे प्रधानमंत्री हैं, तो इसलिए भी आपको उन कर्तव्यों का पालन तो करना ही होगा। और अगर नहीं करना है तो फिर उस संविधान को किनारे रखने से पहले भी आपको बहुत कुछ करना होगा, जो इस देश की जनता इसकी इजाजत नहीं देगी। यह साफ दिखाई देता है। तो इसलिए जो प्रशांत जी कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जरा आगे बढ़ें और आना चाहता हूं समीर जी आपके पास एक बार फिर से, जल्दी इस कार्यक्रम को आप समापन की ओर ले चलें। और 1 जून और उस दिन जिस तरफ इशारा, जिस बात को लेके हम आ रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया गठबंधन, यहां देखिए हम लोग भी कल जब ये खबर आई आश्चर्यचकित थे कि 1 जून को तो 7वें फेज का मतदान है। उस दिन अचानक आनन फानन में इंडिया गठबंधन ने यह बैठक क्यों बुला ली? अब मुझे जहां तक लग रहा है कि शायद यह बैठक, प्रशांत जी और अच्छी तरह से बताएंगे, शाम को नहीं हो सकता है कि दिन में यह बैठक हो। अगर यह दिन में बैठक होगी तो शाम की तस्वीर कुछ और भी नजर आएगी, जो प्रशांत जी कह रहे हैं, यानी कि एग्जिट पोल की तस्वीर कुछ और नजर आए। शायद हो सकता है शाम की बैठक हो और उसको अब दिन में कर लिया जाए तो बेहतर होगा। लेकिन समीर जी, जिस मीडिया को लेकर चर्चा होती रही है, उस मीडिया के रोल पे लगातार प्रियंका गांधी ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में भी सीधा वार राहुल गांधी सीधा वार कर रहे हैं, दूसरे जो इंडिया गठबंधन के दल जो हैं वो सीधी बात कर रहे हैं। मतलब ये मैसेज तो चाहे इंडिया गठबंधन के कोई भी नेता हो, मीडिया को लेकर ये मैसेज तो पहुंचा चुके हैं कि आप लोगों ने पिछले 10 साल में इस देश को गर्त में ले जाने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उसी मीडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हड़काते हुए नजर आते हैं। एक बड़ी एजेंसी को इंटरव्यू दिया और हड़का रहे थे कि क्या कचरा और क्या क्या लेके चले आते हो, ऐसे सवाल मत वो वहां ले जाके पूछा करो। कह रहे हैं सोशल मीडिया पे आप लोग देख सकते हैं। खैर उधर नहीं जाएंगे हम, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पहलू है, जरा इस पे आपकी चर्चा, आपकी बात, अपनी बात रखिए प्लीज। समीर जी आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है आवाज। हाँ जी, मैं यही कह रहा था कि मीडिया का रोल और इंडिया गठबंधन के सामने क्या एक चुनौती ये भी है। 1 तारीख की जो बैठक होगी उसमें मीडिया पर भी एक चुनौती के साथ, क्योंकि सरकार सत्ता परिवर्तन क्या कुछ होगा ये तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मीडिया जिस प्रकार भोपू बनकर बाजा बजाकर दुनिया दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करता है, जिस तरफ इशारा कर रहे थे प्रशांत टंडन जी कि जो एग्जिट पोल है वो अब की बार 300-400 नहीं तो 300-350 पार का एग्जिट पोल आप लोग देखेंगे। ये सब कुछ अगर पहले से तैयारियां इसकी अगर हो तो फिर मीडिया के रोल पर भी तो ध्यान आकर्षण होना चाहिए। निश्चित तौर पर होना चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी के भाषणों में खास तौर पे दिखाई पड़ रहा है पिछले कुछ दिनों से, मीडिया जो अपना रोल प्ले कर रहा है सभी को पता है, लेकिन उसको जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने भाषणों में स्पष्ट तौर पर दिखाया कि इसको हर व्यक्ति समझ रहा है कि आप कर क्या रहे हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और उसको कैसे क्या होता है 1 तारीख को, इन सब चीज़ों पर जाहिर तौर पर गठबंधन के लोग भी नज़र रखे हुए हैं। और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूं, चूंकि प्रशांत जी ने जब उसकी चर्चा की तो मुझे याद आ गया, ये जो स्ट्रांग रूम की बात हो रही है, अभी जौनपुर में कुछ ट्रक पकड़े गए यहाँ उत्तर प्रदेश में,
हालांकि बाद में वहां के डीएम ने कहा कि ये कुछ खाली ईवीएम मशीनें थी, जिनको जो रिजर्व ईवीएम मशीनें होती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने बड़ा शोर मचाया। उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके और अपने सारी सभाओं में भी वो कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई जिस दिन मतदान हो गया है उसी दिन नहीं है। पहले भी उन्होंने ये बात कही थी। स्ट्रांग रूम को पर खास तौर पर नजर आपको रखनी है और मजबूती से रखनी है। तो ये सारे संदेश ये दे रहे हैं। वास्तव में इस तरह की बातें खुले तौर पर नहीं करनी चाहिए, या नहीं करनी चाहिए का मेरा मतलब यह है कि सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता, उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। लेकिन ऐसा सवाल अगर उठ रहा है तो जाहिर सी बात है कि निर्वाचन आयोग अपना काम उस तरह से नहीं कर रहा है। तो विपक्ष के लोग जमीन पर भी इस बात को लेकर के पूरी तरह से सावधान हैं कि क्या कुछ हो सकता है। इवन काउंटिंग के दिन के लिए भी तैयार। बहुत सारे लोगों से, नेताओं से, जो छोटे नेता हैं, बूथ का की जिम्मेदारी जिनको दी गई है, या फिर वो जिले स्तर के पदाधिकारी हैं, उन लोगों से बातचीत को लेकर के यही लगा कि उन्हें मतदान तक तो जो है ही है, उनकी असली चुनौती वो काउंटिंग, मतदान से लेकर के और काउंटिंग के दिन तक, वो वाली चुनौती उनके सामने सबसे बड़ी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यानी ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि कम से कम इतना तो है कि तैयारी आप पहले से कर रहे हैं। चलिए, एक ट्वीट आपके सामने लाना चाहता हूं। जयराम रमेश का ट्वीट है, अभी उन्होंने ट्वीट किया है और क्या कुछ लिख रहे हैं सुन लीजिए, देख लीजिए। जयराम रमेश लिख रहे हैं कि सुना है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री 30 मई और 1 जून के बीच मेडिटेशन के लिए कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक जा रहे हैं। याद करें कि 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी ने वहीं से अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। अब निवर्तमान प्रधानमंत्री उसी जगह से अपने रिटायर्ड लाइफ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये जो अभी हम लोगों ने शुरुआत में आपके सामने जो बात रखी थी, विवेकानंद मेमोरियल जो है कन्याकुमारी में, वहाँ जा रहे हैं, उसी पर एक ट्वीट है ये कांग्रेस नेता, राज्यसभा सांसद जयराम रमेश का। अनिल सिन्हा साहब, अब इस पे भी चर्चा खूब होगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी गुफा में, कभी समुद्र के नीचे, कभी अब विवेकानंद मेमोरियल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो है कि वो परमात्मा की आवाज़ हैं, परमात्मा के दूत बन के आए हैं। ये जताने की कोशिश कम से कम 7वें चरण में तो ज़रूर करेंगे वो, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो किस्मत है वो दांव पे है। नहीं, देखिए, किस्मत की बात नहीं है। बात यह है कि दो लोग, तीन लोग, मतलब एक तो मोदी को अगर संस्था माने, प्रधानमंत्री हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी जो है दुनिया की, उसके नेता है, तो वो चुनाव आयोग और मीडिया, ये तीनों ने अपना कोई परिवर्तन नहीं किया। और उसने जो पूरे 7 फेज के चुनाव में एक चीज कॉमन है कि सब लोगों ने कुछ फेरबदल किया अपने एटीट्यूड में, अपने लोगों से रिस्पॉन्स किस तरह से करना है, लोगों को के चीज़ों के बारे में रिस्पॉन्ड करने के बाद लेकर के। लेकिन वो जो है, ये 3 लोग नहीं बदले। 3 लोग मतलब एक तीनों संस्था के रूप में मैं ले रहा हूँ, व्यक्ति के रूप में नहीं। और इन तीनों लोगों ने जो लोकतंत्र को की जो गिरावट है उसको पूरा एक्सपोज किया। अब जैसे आप लोग चर्चा कर रहे हैं ना कि 1 तारीख को क्या, मैंने कल ही बात हुई थी तो एक चैनल पे कहा था कि 1 तारीख को, ये मुझको मालूम नहीं था, प्रशांत जी ने जो बताया कि उनको दे दिया गया है टारगेट की आपको कहाँ ले जाना है, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों दे दिया गया है। ये लोअर और अपर लिमिट की जानकारी नहीं थी। लेकिन मैंने कहा था उनको कि वो देखिए, प्रधानमंत्री भले ही मतलब डूब जाए, सब ठीक नहीं रहेगा, लेकिन वो पार कर पाए या नहीं, बीच में ही हो सकता है भसक जाए मामला, हमारे लैंग्वेज में अगर कहेंगे। लेकिन मीडिया उनको पार करा देगा, क्योंकि उनको पार तो उनको करना है। मीडिया देखिए पूरा लोकतंत्र कॉमेडी सर्कस में बदल दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। और उसका जो एक दृश्य उन्होंने एक अच्छा, मतलब जिसने भी स्क्रिप्टिंग की हो, वो जिसके बारे में राहुल गांधी बोल रहे हैं कि चमचों को बिठा लेते हैं, और वो उसी मतलब एक ये भी दृश्य रहेगा। तो जो आप मतलब जो 1 जून को उस जो प्रहसन का एक लास्ट, हमको लग रहा है लास्ट ही समझिए, क्योंकि 4 जून को तो पर्दा मतलब ये करने वाला, गिराने का की नौबत आएगी। लेकिन 1 जून को
उसका लास्ट आप देखेंगे, और उसमें कई चीजें जो कर वगैरह तो होगा ही, और भी हमको लग रहा है कि कई ये जैसे जा रहे हैं अपना मेडिटेशन के लिए, तो ये इस तरह के कई नाटक आपको 1 जून को लगेगा, उसको काउंटर करना है इसको इंडिया गठबंधन को, क्योंकि पूरी नैरेटिव में आप देखेंगे कि 7 फेज के इलेक्शन में कितनी चुनौतियों को पार किया है जी। हमको लग रहा है कि एक उनको इसका भी जायजा लेना होगा कि अब जो 1 तारीख तक हम लोग पहुंचे हैं वो किस तरह किन चुनौतियों से गए हैं। हमको लग रहा है ये भी रहेगा, मतलब बहुत सीरियस नोट पर उसको हमको लग रहा है कि लेना उनको करना पड़ेगा कि 4 जून की बात तो अलग है, लेकिन 1 जून को आ रहे हैं। लेकिन ये आपने एक सही कहा था अपने वक्तव्य में कि उनका सब कुछ तय है का मतलब कि उनमें कोई विचारधारा की या व्यक्तिवाद की का कोई संघर्ष नहीं है। और मैं लास्ट एक पॉइंट कहूंगा, ये 7वां फेज होने वाला है, 1 जून को बैठक भी होगी, लेकिन ये इलेक्शंस जो है इसने भारतीय लोकतंत्र को बहुत समृद्ध भी किया है, क्योंकि इसने इसके जो अंधेरा पक्ष था, इसका जो डार्क फेज था उसको भी दिखा दिया, और उसके जो पॉजिटिव थे वो भी लोगों ने मजबूती से, जिस तरह से इंडिया गठबंधन और विचारधारा के तौर पर लोगों की बात करना, कितने ऑड्स थे। आप देखिए पूरा का पूरा मीडिया इस ये में लगा हुआ था, और वो उसको उस सबके सामने उन्होंने अंततः रखा कि लोकतंत्र और संविधान और जो मुद्दे हैं जनता के, इसको स्थापित करने की कोशिश की। इसलिए हमको लग रहा है क्या कि सिर्फ डार्क साइड ही नहीं, इसका ये जो उज्जवल पक्ष है, और लोग बोल रहे हैं भाई हमको किस मुद्दे संविधान बचाना है, गांव का हम कितना वोट दिया है उसको ये में आंकड़े में ना जाए, वो बोल रहा है कि संविधान बचाना है। लास्ट तक संविधान की बात जो आप आंदोलन भी करते तो उन तक ये नहीं पहुंचा सकते थे, इस चुनाव ने वहां तक पहुंचा दिया। ये अचीवमेंट है। हमको लग रहा है कि इन्हीं ऐसे ही पॉजिटिव नोट से हम लोगों को पर चीजों को लाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या संजय जी आपको भी लगता है कि संविधान बचाना ये एक सबसे बड़ा मुद्दा जिसको विपक्ष ने बिल्कुल इस ढंग से कैप्चर किया है कि यहां से निकल पाना बहुत मुश्किल हो गया नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को? अनम्यूट कीजिए प्लीज। उतना ही नहीं, चंडीगढ़ और सूरत ने कंफर्म कर दिया कि ये संविधान की इज्जत नहीं रहने देंगे। तो और चंडीगढ़ वाले की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये अपने आप में साबित करता है कि ये क्या चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। तो और उसके बाद जब उससे पलट गए, तो मैंने वही पहले कहा था कि जब वो कहने लगे कि नहीं संविधान नहीं बदलना है, वो गलत बात है, तो उनके वोटर जो उनके समर्थक थे, जो इसीलिए पसंद करते हैं उनको, वो भी नाराज है। तो मुझे लगता है कि ये बुरी तरह फंस गए, फंसे ही नहीं है, बुरी तरह फंसे हैं और अपने ही जाल में फंसे हैं। उसके लिए भी किसी ने कुछ किया नहीं। और जहां तक ये जो ये है 1 तारीख की तैयारी है, वो भी कांग्रेस मतलब बैठक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोकतांत्रिक तरीका, बैठक करके हम फैसला करेंगे, और 1 तारीख को हम बैठक कर रहे हैं, उधर तो कोई बैठक ही नहीं होती है। तो यहां अगर 1 तारीख को बैठक हो रही है, तो ये अपने आप कन्वे कर रहा है कि हम डेमोक्रेटिक हैं और अभी भी डेमोक्रेटिक तरीके से काम करेंगे। और इनका कोई बैठक नहीं है। और पिछली बार जिस दिन वाराणसी में मतदान था, उस दिन चले गए थे गुफा में, और इस बार जा रहे हैं वहां गुफा में। और जयराम रमेश ने जो कहा है, तो वहां गुफा में गए थे तो वो तो हिंदू वोट लेने के लिए था कि जिस दिन मतदान है उस दिन आप चले गए ध्यान करने मंदिर में, गुफा में, तो वो हिंदू वोट को अट्रैक्ट करने के लिए हो सकता था। और मैंने वही मतलब लगाया था और वही हुआ भी था। और अब जो है वो चले गए वहां, अगर विवेकानंद उसमें, तो जयराम रमेश ठीक कर रहे हैं कि अब इन्होंने मान लिया है कि अब वोट नहीं मिलना है और ध्यान लगाने से कुछ नहीं होना है, अब रिटायर्ड लाइफ की शुरुआत की जाए। तो मुझे लगता है कि वो भी मान चुके हैं और इसमें अब हम लोगों को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बुरी तरह फंस चुके हैं, इसलिए मान लिए। इतना तय मानिए कि चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में हमारे तमाम साथी और खासकर समीर आत्मज मिश्र जी जो हमारे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने अपनी तमाम जो बातें हैं पश्चिम से लेकर पूरब तक की बातें आप लोगों ने सुनी, उससे साफ समझ में आता है कि इस बार परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। राहुल गांधी की एक तस्वीर अभी आप देख रहे थे इसी स्क्रीन पर, जिसमें एक हाथ में वो संविधान और दूसरे हाथ में बाबा साहब। ये देखिए, ये जो तस्वीर है ये बहुत कुछ बोलती है। और ये तस्वीर आज वाराणसी में दिखा रहे थे राहुल गांधी।
ये तस्वीर राहुल गांधी की जो तस्वीर है भाषण देते हुए, ये वाराणसी में है। और यहाँ से जैसे अगर बकौल अखिलेश यादव की 69 सीटें, 79 सीट जो है 79 सीटें, 69 नहीं 79, 79 सीटें तो हम जीत रहे हैं। एक सीट क्योटो वाली, उसमें फाइट है, तो ये वही क्योटो वाली सीट है। और यहाँ पर कितनी फाइट है आप सब समझ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इससे बेहतर और क्या मौका हो सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 तारीख की रात को, कल आज 28 है, हाँ कल जा रहे हैं वाराणसी, कल रात को वहीं रुकेंगे और उसके बाद कल परसों 30 तारीख को वहाँ से वापसी होगी और फिर सीधे उधर जाएंगे और ध्यान लगाएंगे विवेकानंद आश्रम में, स्मारक में। चलिए देखते हैं आगे कैमरा कहाँ कहाँ किस किस रूप में, चश्मा के साथ, गॉगल्स के साथ या कुछ और के साथ उन्हें कैप्चर करता है। हम सबको इंतज़ार रहेगा, लेकिन जनता ने कैप्चर कर लिया है। जहां वोट डालना था डाल दिया है। और इस बार की जो पोलिंग हुई है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ना ही 14 है ना ही 19 है, ये 2024 है। इंतज़ार 2029 का आपको नहीं करना है। चलिए आगे देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सिन्हा जी, समीरात्मज मिश्र जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पासपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लगातार आप लोगों की बातें, दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं वो पहाड़ों में बैठकर चीन को क्यों देखता है। ट्रूथ डज प्रिवेल भी हैं, लिख रहे हैं भाइयों CISF के हवाले पार्लियामेंट क्यों किया गया। देखिए कितने क्यों वाले सवाल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। सीमा खातून जी हमारे साथ हैं। आई लव बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज, फॉरेस्ट एंड फ्रूट्स, गार्डन्स, एग्रीकल्चर। बिल्कुल बहुत खूबसूरत आपका प्यार है और ये होना भी चाहिए। और ऐसे ही अनूप राणा जी हैं हमारे साथ बने हुए। हमारे साथ अजीत सिंह साहब हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग यानी केचुआ अंदर ही अंदर लोकतंत्र को खा रहा है, बीजेपी ही आएगी EVM के बलबूते। देखिए ये भरोसा तक नहीं होता अब, क्योंकि EVM के बलबूते जो कुछ होता रहा है, EVM से भरोसा कैसे टूटा है उसका नमूना अगर एक सर्वे करा लीजिए तो 70% लोग कहते हैं आज की तारीख में, और ये सर्वे हमारा नहीं बल्कि CSDS लोक नीति का सर्वे है, 70% लोगों का भरोसा टूट गया है, कम हो गया है EVM से। तो ये एक अपने आप में दुखद पहलू है। जावेद इकबाल भाई लिख रहे हैं कि अखिलेश ने एक सीट छोड़ दिया था, वो वाराणसी का है ही था, लेकिन यहाँ फ़कीर की सीट गई तो कहाँ जाएंगे साहब जी। अगर ये सीट चली गई तो कहाँ जाएंगे। एस राज भी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ विरल पटेल साहब हैं। अजय कुमार महापात्रा जी हैं हमारे साथ बने हुए। मयंक शर्मा साहब लिख रहे हैं मोदी जी को परमात्मा ने किसान, जवान, गरीब, मजदूर को महंगाई, बेरोजगारी की आग में झोंकने के लिए भेजा है। पवन शुक्ला जी कह रहे हैं गुड नाइट, आपको भी गुड नाइट, बहुत शुक्रिया पवन शुक्ला जी। सरफराज अंसारी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। फ़हीम हैदर साहब हैं। अजय कुमार महापात्रा जी गुड नाइट लिख रहे हैं। गुलशन गुलाटी जी लिख रहे हैं, कमेंट ऊपर चला गया गुलशन जी का, कोई बात नहीं। अमलेंदु जी के परम मित्र हैं। अमलेंदु जी का लैपटॉप या जिससे जुड़ते हैं उसको ठीक करवाना होगा, क्योंकि उनकी आवाज़ कभी नहीं आती, कभी वीडियो रुक जाता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं ये आप समझिए। अमलेंदु जी को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। मृत्युंजय सिंह साहब हैं, अगर मुदानी सत्ता हस्तांतरण नहीं करते हैं तो अब की बार जून में अगस्त क्रांति होगी। अजय कुमार महापात्रा जी हैं, इंडिया गठबंधन जीतेगा लिख रहे हैं। वर्ल्ड्स धर्मराज प्रजापति जी भी हैं हमारे साथ में। चौधरी नरेश कुमार जी हैं, लगता है कि साहब को कुर्सी छोड़ने में अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्मूले की पुनरावृत्ति का मन बना चुके हैं। मृत्युंजय सिंह साहब लिख रहे हैं, उनका कमेंट पढ़ लिया मैं। पूर्णिमा रोकाड़े हैं जिनका कहना है कि 7 दिन बाकी है, कुछ भी हो सकता है, सोच सोच के सिर दर्द होता है। और फिर ऐसे ही जावेद इकबाल जी हमारे साथ। असलम चिश्ती जी गुड नाइट लिख रहे हैं। जावेद खान साहब लिख रहे हैं क्यूटो भी जीत रहा है गठबंधन, जावेद खान जी लिख रहे हैं। राजन बंसोड़े साहब लिख रहे हैं जिस चुनाव में आपका भी योगदान बहुत बड़ा
है। गुड नाइट आपको भी। नरसिंह कुंदलवाल साहब लिख रहे हैं 1 जून को विपक्ष का धमाका करने वाला है? क्या ईवीएम की चोरी की पोल खोलेगा या फिर इस दिन होने वाले मतदान पर धमाका करेगा? अजय कुमार महापात्रा जी कह रहे हैं कि 302 सीट में जीतेगा इंडिया गठबंधन। और हरीशा दयावान का कहना है कि मोदी जी को जाने से पहले मोदी जी का झोला चेक करके भेजना। और कुलदीप यादव साहब हैं, दीप साहब, तमाम साथी बने हुए हैं। और किसी के कमेंट छूट गए हों तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी ही खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ। और आप सबका हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।